Sir, good morning. Good morning, all. My voice is audible. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Yes, sir. आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा हैकाथन पे वर्क करना। अभी कुछ शुरू किया, किसी ने नहीं किया। स्टिल टीम्स बनना बाकी है। आई कुड नॉट सी एनी टीम्स नेम। तो ये आप लोग शुरू करो, ताकि क्या होगा ना कि दैट इज गोइंग टू बी अनदर थिंग। और अब मैं आप लोगों को बता दूं कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू स्टार्ट द थिंग्स, जिसमें यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट ओपनिंग्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स हम लोगों ने काफ़ी कुछ ग्राउंड कवर किया है। थोड़ा थोड़ा अभी जो है आपका रिज्यूमे प्रिपरेशन और प्रोफाइल बिल्डिंग में थोड़ा और टाइम लगेगा, बट इन अ मंथ्स टाइम और सो वी विल बी इन अ पोजिशन कि थोड़ा हम लोग मॉक इंटरव्यूज एंड देन रियल इंटरव्यूज लेना शुरू कर सकते हैं। स्टिल थोड़ा सा टाइम रहेगा, बट हम लोग ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें इसके अंदर। तो अब आप लोग शुरू करो, ठीक है। इन सब चीज़ों में स्पेशली जो प्रैक्टिस होती है, वो वाला जो सेक्शन है, वो अब आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन है मेरा सर, रियल टाइम में जब हम लाइक इन ऑफिसेस हाउ लाइक कैसे काम करते हैं, लाइक इन द सेम वे वी हैव डिस्कस इन द क्लास, और वहां पे कुछ सिनेरियो डिफरेंट रहता है? मोर और लेस सेम रहता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन जो रहता है ना, डिप्लॉयमेंट वाला जो एरिया रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो डिप्लॉयमेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोगों ने, एक मिनट वाइट बोर्ड ओपन करता हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है, आप लोग इसको बार बार रिवाइज करके सुनते भी जाना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द इंटरव्यूज एज वेल। और कैसे रियल टाइम में वर्क होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया है, वो जो होता है हमारा डेव टीम्स जो रहती है, मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पीपल या फिर जो भी है ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं या किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो वी यूज टू डू दैट एक्सपेरिमेंट इनटू नोटबुक्स। अगेन डिपेंड करता है या सिनेरियो टू सिनेरियो। कुछ लोग जो रहते हैं कुछ और आईडी को यूज करते हैं, मे बी समबडी सम पीपल यूजेस VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। VS कोड मीन्स विजुअल स्टूडियो कोड। कुछ जगह जो रहता है वो पाईचार्म यूज होता है। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, हॉप आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? Yes, sir. वाइट, हाँ। तो कुछ जगह पे VS कोड आता है, कुछ जगह पे पाईचार्म आता है। कुछ लोग जो रहते हैं सबलाइम एडिटर यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब
घबराने की बात नहीं है, दीज आर नथिंग बट एडिटर। जैसे आपके पास एनाकोंडा नोटबुक होती है जिसमें आप लोग कोड लिखते हैं और कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वैसे ही VS कोड, पाइचार्म और सबलाइम एडिटर्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अपने प्रेफरेंसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। एंड दैट इज नॉट वेरी हार्ड थिंग कि अगर आपने मान लो पाइचार्म पे कहीं पे काम हो रहा है और आपने नोटबुक पे काम किया, तो इट इज नॉट समथिंग कि बहुत टफ होगा यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना। इट इज जस्ट हार्डली एन आवर और 2 आवर्स टाइम कि उसके अंदर जस्ट पाइचार्म कैसे इंस्टॉल होता है और उस पर कैसे कोड लिखते हैं, इतना सा समझना होगा। तो 15-20 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हाँ ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस होता है कि किस पे काम करते हैं। तो डेव एनवायरनमेंट पे जो काम होता है ना, आप लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो डेव एनवायरनमेंट होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो आप लोग करते हैं, POCs जो करते हैं, सो मेजरली आप लोग क्या बोल सकते हैं कि आप लोग POCs पे काम करते हैं ज़्यादातर। तो POCs जो रहेगा, POCs नोटबुक्स पे बनती है, जिसपे एक इंडिविजुअल जो रहता है अपनी नोटबुक ओपन करता है, डेटा सेट वगैरह क्लीन करता है और उसके बेसिस पे एक्यूरेसी लाने की कोशिश करता है, एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने की कोशिश करता है। एक बार आप लोग जो है वो एक्यूरेसी पे आ जाते हो कि हाँ अभी हमारे पास जो एक्यूरेसी आ रही है एंड द रिजल्ट्स व्हिच आर समथिंग बीइंग थ्रोन बाय द सिस्टम, वो एक्सेप्टेबल है। आपको ऐसा लगता है कि अभी हमने जो मॉडल बना दिया है वो बराबर मॉडल बना दिया है और ये बराबर काम करेगा, एंड देन दैट इज आल्सो अप्रूव्ड बाय योर लीड डेटा साइंटिस्ट, और योर टीम इज कन्विंस कि हाँ अभी इसको हम लोग प्रोडक्शन में ले जा सकते हैं ना, मॉडल इज प्रोडक्शन रेडी, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ये जो हमारा होता है ये तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे होता है। दोस्त हु आर लिटिल आउट ऑफ IT इंडस्ट्री, आपको बता दूं कि जब भी जो प्रोसेस होती है जब भी जो मॉडल डिप्लॉयमेंट होता है या कोई भी IT में काम होता है, तो उसमें नॉर्मली 3 तरह के सर्वर्स होते हैं। पहला होते हैं डेवलपमेंट सर्वर। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है, जहाँ पे डेवलपर यानी कोडिंग करने कोडर्स जो रहते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं, यू कैन से एज अ डेटा साइंटिस्ट आपकी टर्म में, बट जो कोडर्स होते हैं या डेवलपर्स जो टीम होती है, डेवलपर्स यानी आप लोग जिनको एक प्रॉब्लम हाथ में दी है कि प्रिडिक्ट द रेंट ऑफ अ स्पेसिफिक हाउस या प्रिडिक्ट द लोन डिफॉल्टर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके हाथ में आ गया, तो आने के बाद वो सीधे जो रहता है डेवलपर्स के पास आता है, एज इन जो भी आप लोग जो है वो डेवलपर कैटेगरी में जाने वाले हैं अगर IT में जाते हैं तो डेवलपर्स के पास जाता है, दे डू द डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डेव सर्वर। तो ये हमारे पास डेव सर्वर होता है, डेव सर्वर, डेवलपमेंट सर्वर। यहाँ पे आप लोग अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो, यहाँ पे सारी चीजें करते हो जो मैं बताया था कि नोटबुक वगैरह के अंदर आपको जो बनाना है या पाइचार्म में भी बनाना है इन केस फॉर एन इंस्टेंस, तो यहीं पे आप लोग सब डेवलपमेंट करते हैं, यहीं पे अपना कोड बनाते हैं जो हम लोग बनाते आ रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। अभी तक जितने सेशन हुए, जितनी नोटबुक्स मैंने बनाई है, द सिमिलर वर्क आप लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे करने के बाद अगर आपका कोड अप्रूव हो जाता है, अप्रूव हो जाता है मतलब आपने क्या करा, कोड बना लिया और प्रिडिक्शन के लिए डाल दिए, और प्रिडिक्शन में आपका जो भी जैसे आपने क्या करा था कि ट्रेनिंग डेटा था, तो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपने ट्रेन कर लिया मॉडल को, टेस्टिंग डेटा पे चेक कर ली, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। फिर क्या होता है, तीसरा डेटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीन डेटा। अनसीन डेटा मतलब क्या, कि मॉडल ने इस डेटा को कभी देखा ही नहीं और ना भी आपने भी कभी देखा नहीं था। ठीक है, मतलब वो क्या होता है कि जैसे आपका ये डेटा सेट है, तो इस डेटा सेट के अंदर ये जो पूरा रहता है इसको तो आप 2 पार्ट में तोड़ते हैं, जो सॉरी जैसे ये आपका डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट में तो क्या होगा, इस डेटा सेट में तो क्या होगा, इस डेटा सेट को आपने 2 पार्ट में तोड़ दिया। ये जो पूरा डेटा सेट था, सपोज इसमें 5000 रोज थी, तो 5000 को आपने मे बी 80-20 के रेशियो में अगर तोड़ने की कोशिश करी ट्रेन टेस्ट में, तो 4000 रोज जो रहेगी वो तो इधर चली जाएगी और इसी की 1000 रोज जो रहेगी वो टेस्टिंग में चली जाएगी। ये ट्रेन में आ गया और ये टेस्ट में आ गया। ठीक है, अब ये इस तरह से डिवाइड तो हो जाता है। तीसरा डेटा सेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनसीन डेटा, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, राइट। जैसे लोन डिफॉल्टर्स पे आप काम कर रहे हैं, लोन डिफॉल्टर्स केस पे, तो लोन डिफॉल्टर्स केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, कुछ तो होगा पास्ट, आई मीन पूरा जो रहेगा हमारे पास पास्ट डेटा होगा, मे बी पिछले 6 महीने का डेटा या 1 साल का डेटा, जो भी हमारे पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो हमने पिछले 1 साल का डेटा ले लिया। ठीक है, उस 1 साल के डेटा के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह की फील्ड होगी कि भाई इनकम कितनी है बंदे की, कितने डिपेंडेंट्स हैं,
ओन्ड अकोमोडेशन में है या रेंटेड अकोमोडेशन में है, सिविल स्कोर क्या है, ऐसे करके अलग अलग चीजें हमारे पास आ गई उसकी। और फिर एक फील्ड होगी अलग से जो कि ये बताएगी कि इसने डिफॉल्ट किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेटा रहेगा, पास्ट डेटा या इसको हिस्टोरिक डेटा बोलते हैं, हिस्टोरिक डेटा या पास्ट डेटा, ये टर्म्स को आप याद रखना। पास्ट डेटा बोलोगे नहीं चलेगा, हिस्टोरिक डेटा बोलना। तो जब भी कोई इंटरव्यू देते हो ना, तो ये जार्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बात दोनों की एक ही है, पास्ट डेटा हिस्टोरिक डेटा, बट नॉर्मल जो स्टैंडर्ड टर्म होती है वो हिस्टोरिक डेटा होती है। तो वैसे टर्म्स को यूज करोगे काफी इंप्रेसिव हो जाता है वो चीजें। ठीक है, तो आपने क्या करा, हिस्टोरिक डेटा उठाया और हिस्टोरिक डेटा के ऊपर आपने क्या करा, इस डेटा को उठा के इसको ब्रेक किया 75:25 में, 75:25 में। एक पार्ट आपका बन गया ट्रेनिंग सेट और दूसरा हो गया आपका टेस्टिंग सेट। अब आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग के साथ आप क्या करते हैं, हम लोग करते आ रहे हैं काफी सारे वीक से। आप ट्रेन करोगे मॉडल को, ट्रेनिंग पे प्रिडिक्ट करोगे, टेस्टिंग पे, एंड देन उसके बाद आप एक्यूरेसी वगैरह जो भी आपका होता है वो निकाल के ले आओगे। ये निकाल के ले आया मतलब आपने देखा कि हाँ अभी ये एक्सेप्टेबल दिख रहा है। तो ये तो आपका एक तरह से मॉडल बिल्डिंग वाला पोर्शन हो गया, जिसमें आपने डेटा क्लीनिंग और मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जो जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब लगा लिया। लगाने के बाद आपको लगता है कि हाँ आपका मॉडल अभी अच्छा है, इट इज गोइंग टू परफॉर्म गुड। तो अगली चीज आप क्या करोगे यहाँ पे, अगली चीज आप करोगे यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग। ये सब डेव सर्वर पे होगा। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई आपने ये सब तो कर लिया, अब आपको यूनिट टेस्ट करना है। यूनिट टेस्ट करना मतलब क्या, अब आपको चेक करना है कि क्या ये सही में अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, अनसीन डेटा पे। अभी तक तो ये पास्ट या हिस्टोरिक डेटा आपके पास था, हिस्टोरिक डेटा पे तो अच्छा काम किया। अब आपको चेक करना है कि क्या ये और मतलब बराबर काम करता है या नहीं करता। तो अब ऐसा कुछ आपको डेटा अरेंज करना पड़ेगा। मे बी इसी का ही कुछ पार्ट हिस्टोरिक डेटा में से ही आपने कुछ 15-20 लाइन, 50 लाइन या अलग अलग तरह के वेरिएंट्स उठा लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास लेट से 4000 रोज थी, टोटल हिस्टोरिक डेटा में से 4000 रोज थी। आपने क्या करा, इसी में से ही मे बी एक वेरिएशन उठा लिया। वेरिएशन उठा लिया मतलब जिसका लो सिबिल स्कोर हो, या फिर जिनका हाई सिबिल स्कोर वाले, लो इनकम वाले, हाई इनकम वाले, मीडियम इनकम वाले, नंबर हाई नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स वाले, लो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स वाले, मीडियम नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स वाले, ऐसे वेरिएंट्स होंगे ना अलग अलग डेटा के अंदर। ऐसे लोग जिनकी कम वेरिएंट है, कम इनकम है, जिनकी मीडियम इनकम है, जिनकी हाई इनकम है, जिनके अंदर ज्यादा डिपेंडेंट है, जिनके कम डिपेंडेंट है, जो ओन्ड अकोमोडेशन में रहते हैं, जो रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाले रिकॉर्ड्स आपने उठाए, मतलब ऐसे रिकॉर्ड जिसमें वेरिएशन हो, अलग अलग तरह के चेंजेस हो। ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड्स उठाए। लेट से आपने इस तरह के 100 रिकॉर्ड्स उठाए या 100 मे बी 500 रिकॉर्ड्स उठाए, डिपेंड अपॉन कि आपको कितना ज्यादा टेस्टिंग करना है उसका, डिपेंड अपॉन कि कितना आपको ज्यादा टेस्टिंग करना है। तो आपने इस तरह के रिकॉर्ड्स उठा लिए। ठीक है, अब ये जो रिकॉर्ड उठाए हैं, तो ये रिकॉर्ड उठाने के बाद जस्ट 1 मिनट। हाँ सॉरी, तो मैं कह रहा था कि आपने क्या करा कि 100 रिकॉर्ड्स उठाए, और वो जो 100 रिकॉर्ड है वो सारे वेरिएशंस के साथ हो, सारे वेरिएशंस उसके अंदर हो, हाई मीडियम लो मीडियम इनकम, हाई नंबर ऑफ डिपेंडेंट, ओन्ड अकोमोडेशन, रेंटेड अकोमोडेशन। और ये जो रिकॉर्ड्स है इनको फिर आपने क्या करना है, इस मॉडल में डालना है। अब ये जो रिकॉर्ड आपने इसी में से चुन के लाए हो, ये जो रिकॉर्ड आप इसी में से चुन के लाए हो, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास होगा ही सही, कि कौन डिफॉल्ट किया, कौन डिफॉल्ट नहीं किया, कौन डिफॉल्ट किया, कौन डिफॉल्ट नहीं किया, वो रिजल्ट भी आपके पास होगा। बट ये रिजल्ट आप छुपा के रखते हो, मतलब छुपा के रखते हो मतलब मॉडल को देते नहीं हो आप, तो सिर्फ इतना रिकॉर्ड्स डालोगे जिसके अंदर सिर्फ इतनी फील्ड्स होंगी, ये वाली फील्ड्स होंगी, जिसमें से इतनी फील्ड्स ही होगी। ये वाली फील्ड हम मॉडल को पास नहीं करते प्रिडिक्शन के लिए, इधर भी पास नहीं करी थी, टेस्टिंग में भी पास नहीं करी थी, यहीं पे ही पास करी थी सिर्फ ट्रेनिंग में। तो आपने ये छुपा के रखा और सिर्फ इतना पास किया विथ वेरिएशन, और फिर चेक किया
कि अब इसमें से कितना परसेंट ये सही प्रिडिक्ट करता, मतलब 100 रिकॉर्ड में से इसने लेट से 95 रिकॉर्ड्स को सही से प्रिडिक्ट कर दिया कि बराबर से बता दिया डिफॉल्टर वर्सेस नॉन डिफॉल्टर, और 5% रिकॉर्ड जो थे, 5 रिकॉर्ड थे जिनको सही से नहीं बता पाया, तो इसकी एक्यूरेसी हो गई 95%। ठीक है, आपने जितने सैंपल्स ले सकते थे, जितने वेरिएशंस ले सकते थे, उस पर सभी तरह से टेस्टिंग करके देख ली। अब आप कन्विंस हो गए कि हाँ मेरा जो मॉडल है वो बराबर से परफॉर्म करता है ट्रेनिंग सेट पे भी, टेस्टिंग सेट पे भी, और ये जो तीसरा सेट आपने लिया है इसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन सेट। ठीक है, 3 तरह के सेट होते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं? 3 तरह के डेटा सेट होते हैं, या 3 तरह के टुकड़े होते हैं डेटा के, ट्रेनिंग सेट, टेस्टिंग सेट, और तीसरा होता है वैलिडेशन सेट। तो वैलिडेशन मतलब ये तीसरा वाला सेक्शन होता है जिसपे आप यूनिट टेस्टिंग करते हो। अब आप एक बार कन्विंस हो गए कि हाँ ये मेरा मॉडल बराबर चल रहा है, वैलिडेशन सेट पे भी यूनिट टेस्टिंग के रिजल्ट अच्छे हैं, तो आप क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट के जो रिजल्ट रहते हैं, इन यूनिट टेस्ट के रिजल्ट अटैच करके अब आप बोल देते हो कि हाँ भाई मेरा काम पूरा हो गया, मैंने सब चेक कर लिया, मॉडल बराबर काम कर रहा है। अब जो रहेगा वो इसके ऊपर कुछ भी टेस्टिंग करनी है तो टेस्टिंग टीम करे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास आ, हमारे पास 2 टीम हो गई, एक तो डेवलपर्स टीम हो गई, डेवलपर्स टीम इज इन योर टीम, और दूसरा होता है टेस्टर्स टीम। तो टेस्टर्स क्या होते हैं, तो टेस्टर्स मतलब जो कि आपके काम को टेस्ट करते हैं कि भाई आपने तो कर लिया टेस्ट, आपको पता है कि ये चल रहा है, फिर आपने क्या करा, उसको टेस्ट करवाया किसी दूसरे से कि हाँ भाई तुम भी देख लो यार, तुम कंफर्म कर दो कि बराबर चल रहा है, देन वी आर गोइंग टू टेक इट टू प्रोडक्शन। तो जो आपने ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन सेट के ऊपर जो काम किया था वो सब डेवलपमेंट सर्वर पे किया था। अब बात जो है, डेवलपर ने तो अप्रूव कर दी कि हाँ भाई मेरा काम बराबर चल रहा है, मेरा मॉडल बराबर चल रहा है, तो अब ये जाएगा टेस्टर के पास। टेस्टर के पास टेस्टर के पास जाएगा तो टेस्टर बोलेगा कि आपने जहाँ पे किया था, मतलब ये जो एनवायरनमेंट रहता है इसमें डेवलपर्स काम करते हैं नॉर्मली, तो ये बहुत ज्यादा इसके साथ प्ले करते रहते हैं सर्वर के साथ में। तो नॉर्मली इंडस्ट्री में टेस्टर्स के लिए एक अलग एनवायरनमेंट बना के रखा जाता है, अलग सर्वर दिया जाता है जिसको बोलते हैं टेस्टिंग सर्वर। अब इसके अलग अलग नाम होते हैं टेस्टिंग सर्वर के, मतलब टेस्टिंग सर्वर मतलब ऐसा सर्वर जिसपे टेस्टर्स काम करते हैं। आवाज आ रही है मेरी सभी को? एक बार कंफर्म। Yes, sir. हाँ, तो टेस्टिंग सर्वर मतलब ऐसा होता है जिसपे टेस्टर्स काम करते हैं, जो टेस्ट करते हैं आपके मॉडल को कि आपने बराबर से काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, आपका मतलब आप कई बार ये हो सकता है नहीं कि डेवलपर जो रहेगा वो खुद अपने मॉडल को लेके बायस्ड होगा, अगर वो बायस्ड होगा तो वो अगर रिजल्ट अच्छा भी नहीं दे रहा मॉडल तो भी बोल देगा हाँ बराबर काम कर रहा है करके। तो किसी ना किसी को तो उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, और वो क्रॉस चेक करने का काम टेस्टर्स करते हैं। तो वो टेस्टर जो रहते हैं उनका एक अलग सर्वर बना रहता है नॉर्मली इंडस्ट्री में, डिपेंड करता है अगेन कंपनी टू कंपनी, छोटी बड़ी कंपनी कैसी है, उसमें मल्टीपल टेस्टिंग सर्वर भी हो सकते हैं, एक टेस्टिंग सर्वर भी हो सकता है। एक नॉर्मल छोटी कंपनी के अंदर बोलोगे तो सर्वर, बोलोगे तो डेवलपमेंट सर्वर और टेस्टिंग सर्वर एक एक ही समझ लो, क्योंकि ज्यादा काम नहीं है, होता है ज्यादा काम तो बड़े बड़े ज्यादा सर्वर भी हो सकते हैं। तो टेस्टिंग सर्वर हमारा जो रहेगा उसमें टेस्टर्स काम करते हैं। अब ये जो टेस्टर्स काम करते हैं और जो टेस्टिंग सर्वर रहता है ये भी बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा ये है, दोनों एक जैसे ही रहते हैं, लगभग कोई ज्यादा फर्क नहीं आता दोनों में, कॉन्फ़िगरेशन में भी और बाकी चीजों में भी। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम देते हैं, टेस्टिंग सर्वर का अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यूएटी सर्वर। घबराना नहीं है, यूएटी नाम सुन के घबराना नहीं है, यूएटी मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सर्वर, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सर्वर, यूएटी सर्वर। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब वो डिपेंड भी करता है, ये हमारे यानी नॉर्मली एसआईटी हम लोग रखते नहीं है, यूएटी ही बोला जाता है, बट कुछ जगह पे जैसे मैंने बोला था एक से ज्यादा सर्वर भी होते हैं टेस्टिंग के लिए, तो नॉर्मली अगर एक ही सर्वर है तो आपको यूएटी सर्वर आप बोल सकते हैं कि हाँ यूएटी के ऊपर हम लोग भेज देते हैं, उसके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं, जिसमें यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब कि जो भी हमारे टेस्टर होते हैं या फिर जो बिजनेस वाले रहते हैं, बिजनेस टीम जो रहती है वो बोलती है कि ठीक है यार तुमने टेस्ट कर लिया है, अब हमको भी तो टेस्ट करने दो कि तुम्हारा मॉडल चलता है कि तुम ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो। तो वो क्या करते हैं, अपना डेटा लेके आते हैं, बोले चलो चेक करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपके सिस्टम को फेल किया जाए, वो कोशिश करते हैं कि आपका जो भी मॉडल है वो गलत प्रिडिक्शन करके दे, प्रिडिक्शन करे, मतलब वो उनकी कोशिश रहती है। तो वो ऐसा कुछ अजीब सा डेटा, अलग सा डेटा या हर तरह के वेरिएशंस लाने की कोशिश करते हैं कि समहाउ ये ब्रेक हो और आप लोग उसके अंदर बग निकले, बग निकले मतलब एरर्स निकले, एरर्स एरर्स हो या बग हो, ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स हैं
तो मॉडल के अंदर एरर रिपोर्ट हुआ है या बग रिपोर्ट हुआ है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो बग निकले, एरर निकले, और क्या बोल सकते हैं, डिफेक्ट्स निकले। जो आईटी से हैं वो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, जो नॉन आईटी हैं वो थोड़े से नए टर्म्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, बट ये सब एक ही चीज होती है। डिफेक्ट बोलो, एरर बोलो, बग बोलो, मेजरली या ऑन अ वाइड रेंज, ये सब लगभग लगभग एक ही चीज होती है। तो बहुत ज्यादा इसके डिटेल में परेशान नहीं होना, बट मोर और लेस एक ही चीज होती है। तो वो लोग क्या करें कि इसके अंदर मॉडल में एरर निकाले कि देखो यार, तुम्हारा मॉडल जो है वो इस तरह के डेटा पे भी काम नहीं कर रहा है, इस तरह पे भी काम नहीं कर रहा है, इस पे भी बराबर से रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो वो उनका काम होता है निकालने का, बग यानी एरर। और वो निकाल के फिर वापस से हमको असाइन यानी डेवलपमेंट टीम को असाइन करते हैं। डेवलपमेंट टीम उसको सॉल्व करती है, दिन ट्राई करती है कि मॉडल में वो वाली चीजें भी सॉल्व हो जाए। तो अलग अलग एनवायरमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था, एक होता है यूएटी मतलब यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, दूसरा होता है एसआईटी। एसआईटी मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटीग्रेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग दूसरा होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऐसे अलग अलग सर्वर्स होते हैं। एज अ स्टैंडर्ड यूएटी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके एरर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये यूएटी और एसआईटी हमारे पास आ गया है ना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन। अब ये दोनों टेस्टिंग करने के बाद अगला क्या होता है कि भाई, अगर मान लो टेस्टर ने टेस्ट करा और टेस्ट करने के बाद वो कन्विंस है कि हाँ यार, मैंने काफी सारे एफर्ट कर लिए इसमें एरर निकालने के, बट कोई बड़े एरर निकाल के नहीं ला पा रहा हूँ, मतलब मॉडल बराबर चल रहा है, ये सही में अच्छा प्रिडिक्शन करता है। अगर उसको लगता है कि ये सही में अच्छा प्रिडिक्शन करता है, तो वो क्या करता है, फिर उसको बोलता है ठीक है यार, इसको प्रोडक्शन में हम लोग ले जा सकते हैं, वी कैन यूज इट। तो वो फिर बोलता है कि नाउ लेट्स मूव इट टू अदर एनवायरमेंट, नेक्स्ट एनवायरमेंट विच इज कॉल्ड एज लाइव एनवायरमेंट। लाइव एनवायरमेंट या प्रॉड एनवायरमेंट यानी प्रोडक्शन एनवायरमेंट। तो लाइव या प्रोडक्शन एनवायरमेंट क्या होता है, तो लाइव एनवायरमेंट या प्रोडक्शन एनवायरमेंट मतलब एक्चुअल एनवायरमेंट होता है, जहां पे आप लोग मॉडल को प्रिडिक्ट मॉडल के थ्रू प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, मॉडल के थ्रू उसको यूज करते हैं, मतलब एक्चुअली उस मॉडल को यूज करते हैं, उसको लाइव एनवायरमेंट हम लोग बोलते हैं। अब यूज कैसे होता है, तो जैसे लोन डिफॉल्टर्स वाला था, लोन डिफॉल्टर्स वाला मॉडल। चलो एक एग्जांपल ही आपको देता हूँ, लाइव एग्जांपल, अगर मुझे फॉर्चुनेटली मिल जाए तो लेट्स ट्राई इट आउट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर इसमें पिकल फाइल बना के देते हैं ना मॉडल की? वो सब मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, अभी हम जस्ट एक जनरल चीजें डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे सब आती जाएगी, पिकल फाइल भी आएगा, मॉडल के डिप्लॉयमेंट प्रोसेसेस भी आएगी, वो सब मैं बताऊंगा। अभी मैं जनरल आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, देन धीरे धीरे उसमें ऐड करते जाएंगे चीजें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लोन डिफॉल्टर, ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी, वेब ब्राउजर। यस सर। यस हाँ, सर। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मॉडल डिप्लॉय होता है तो कैसे होता होगा। मॉडल जो रहता है वो डिप्लॉयमेंट होना यानी लाइव जाना मतलब क्या करना है हमको, जनरल पब्लिक को ओपन करना है, ओपन टू पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को जो एआई के बारे में कुछ नहीं जानती, नॉर्मल कस्टमर जो रहता है किसी बैंक का, लेट्स से किसी बैंक के लिए आप लोन डिफॉल्टर्स वाला बना रहे हैं, ये बैंक है और इसमें आप लोन डिफॉल्टर प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं। लोन डिफॉल्टर मतलब आप ये पता करना चाह रहे हैं कि बंदा लोन रीपे करेगा या नहीं रीपे करेगा। अगर मान लो लोन रीपे नहीं करेगा, अगर रीपे नहीं करेगा तो हम उसका लोन रिजेक्ट कर देंगे, और अगर पे करेगा तो हम उसको लोन अप्रूव करके देंगे। अगर हमारा सिस्टम बोलता है कि तुम आज इसको लोन दे दो बट ये फ्यूचर में जाके डिफॉल्ट करेगा, तो आप उसको लोन नहीं दोगे। और अगर सिस्टम बोलता है कि अगर आपने आज इसको लोन दिया तो ये फ्यूचर में जाके रीपे कर देगा पूरा पूरा, तो आप उसको लोन देना चाहोगे, राइट। यही तो इसका एप्लीकेशन होता है कि अगर आज इसको हम लोन देते तो आगे जाके डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो हम उसको लोन नहीं देते, रिजेक्ट कर देते हैं लोन एप्लीकेशन, और अगर नहीं करेगा तो फिर हम उसको लोन दे देते हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या जानते हैं, हम चाहते हैं कि भाई उसकी सारी डिटेल हमको पता चले, इनकम पता चले, अपना ओन वर्सेस रेंटेड हाउस पता चले, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स पता चले, सिविल स्कोर पता चले, और बहुत सारी चीजें पता चले। तो ये सब हम कोशिश करते हैं इसके थ्रू प्रिडिक्ट करने की। और लेट्स से मैं आया, मतलब मैं, आपकी एक बैंक है, मे भी कोई भी बैंक ले लो, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक या एबीसी बैंक, जो भी हमारे पास है, उस पर आप लोग आए, ठीक है। एंड
आई हैव अप्लाइड फॉर होम लोन देयर, अगर मैंने यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई किया, अगर मैंने होम लोन के लिए अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद कितने तरीके होते हैं होम लोन के लिए अप्लाई करने के? तो अलग अलग तरीके होते हैं। आइदर मैं उनके कस्टमर केयर पे कॉल करूं और कस्टमर केयर पे कॉल करके बोलूं कि आई वांटेड लोन, प्लीज असेस माय प्रोफाइल एंड प्रोसीड विद द लोन। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा ये होता है कि भाई क्या हो सकता है, एक तो कस्टमर केयर पे कॉल करके लोन हो गया, दूसरा उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे लिखा रहता है वांट लोन और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद हम लोग उसको अप्लाई कर दें वहाँ पे अपनी डेटा डाल के। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? मे बी ये कस्टमर केयर वाला हो गया, वेबसाइट वाला हो गया, मे बी कोई बीच में एजेंसी वगैरह रहती है, एजेंसी होती है उसकी कुछ, जिनको उन्होंने दिया है, आई एम नॉट श्योर उन्होंने दिया या नहीं दिया, बट मे बी कोई एजेंट्स हो या एजेंसी हो तो उनके थ्रू हम लोग बोलें कि ठीक है भाई तुम लोन अप्रूव करवा दो मेरा, मुझे लेना है हाउसिंग, ऐसा करके। तो ये 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब तीनों में से बेस्ट तरीका कौन सा होता है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा होता है बैंक के लिए, जिसमें खर्चा कम से कम होगा, बैंक का कॉस्टिंग सबसे कम से कम लगेगी? वेबसाइट। Website. वेबसाइट से सबसे कम खर्चा क्यों होगा बैंक का? लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा सर। भाई अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे तो उसके अंदर भी उसको ह्यूमन रखने पड़ेंगे ना, उसके लिए कस्टमर केयर टीम सेटअप करनी पड़ेगी, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, कॉल सेंटर को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सैलरी, ऑपरेशनल और बहुत सारी कॉस्ट आ जाती है क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्व है। एजेंसी के थ्रू अगर आप करोगे तो जो भी एजेंट्स हैं जिनको बना के रखा है उसने, उनको भी कमीशन देना पड़ेगा, जो भी एक लोन अप्रूव करवाओ इतना पैसा तुमको मिल जाएगा करके। जबकि वेबसाइट क्या है, तो वेबसाइट तो सिर्फ आप एक बार वेबसाइट बना के छोड़ दिया और होस्ट करवा दिया उसको, बस उतना ही खर्चा लगना है और उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करने का खर्चा लगना है। तो ऑन अ वाइडर व्यू वेबसाइट का अप्रोच भी ज़्यादा है, रीच भी ज़्यादा है, अप्रोच नहीं सॉरी, रीच भी ज़्यादा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पहुंच सकती है सिर्फ आपने एक बार होस्ट कर दी वेबसाइट को। और दूसरा कंपेरेटिवली कॉस्ट कम होती है, ठीक है। और मे बी बीच के जो अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, अदर प्रॉब्लम जो भी हो सकता है, वो सब भी कम होते हैं, करप्शन वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती है वो भी कम होती है वेबसाइट में, क्योंकि सब चीज़ें सिस्टम पे होती है। तो इसलिए ये प्रिफर्ड वे होता है। अब प्रिफर्ड वे मतलब आप वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करो। तो लेट्स ट्राई आउट दैट। हम लोग देखते हैं कहीं ICICI पे ऐसा कुछ है क्या, ICICIbank.com, यहाँ पे हम लोग गए। ये ध्यान देना, ये रियल सिनारियोस बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका व्यू बढ़ाने के लिए बहुत काम करेगा। अब ये देखो, ये आपको समझ में आ गया, यहीं पे इंस्टेंटली बोला कि इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग 10.5% पर एनम पर्सनल लोन के लिए। आई वाज ट्राइंग फॉर होम लोन, बट पर्सनल लोन के लिए भी सिमिलर चीजें ही होगी। तो पर्सनल लोन, गेट पर्सनल लोन इंस्टेंटली आया ये। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर क्लिक किया तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं नॉर्मली, बट लेट ट्राई इट आउट फॉर यू गाइस। तो जैसे मैंने गेट पर्सनल लोन पे क्लिक किया, ठीक है, तो इसने ये सब चीज़ें पूछी, फिर लोकेशन वगैरह और ये वो करके जो भी उसने बताया। अच्छा, इसमें लोकेशन मुझे एक्सेस करवानी पड़ेगी। ओके, लोकेशन कहाँ से एक्सेस होगी? ये जगह पे जाना पड़ेगा मुझे, मेनू, प्राइवेसी सेटिंग परमिशन, लोकेशन। कहीं लोकेशन का है क्या यहाँ पे एक्सेस देने का? एनीवेज कुछ सर और वो दें। सर एक्चुअली में हाँ, आपने सर यूआरएल के एंड में जो है वहां पे क्लिक करके आ जाएगी सर। कहाँ पे? ये ऊपर हाँ सर सर, ऊपर जहाँ यूआरएल डाला है, हाँ हाँ, ये यही वाले पे सर। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, अलाउ, ठीक है, ये डन किया, ओके किया। अब ये देखो इसने ओपन कर दिया, इसको क्लीन कर देता हूँ जरा 2 मिनट। अभी ओपन किया तो यहाँ पे आ गया। अब ये आप देखो, दिख रहा है आपको, गेट लोन Yes, बेस्ट sir. सुटेड फॉर यू, हाउ मच लोन डू यू रिक्वायर, ऐसा ये मांगता है। लेट्स से आई एंटर 1 लाख, ठीक है, मैंने 1 लाख माना कि मेरे को लोन चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट द कंफर्टेबल टेन्योर, ये टेन्योर मांगता है कितना चाहिए, लेट्स से मेरे को 12 महीने के लिए चाहिए। ये पर्सनल लोन है, होम लोन नहीं है। अब लेट्स गेट स्टार्टेड करूंगा। सबसे पहले तो खैर ये मांग रहा है मोबाइल नंबर, जो मैं देना नहीं चाहता क्योंकि फिर परेशानी होगी, कॉल सेंटर से कॉल आना शुरू हो जाएंगे मेरे पास। बट आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल नंबर इन लोगों ने ले लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, पर्सनली योर लोन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये देखो आप, ये पूरा की पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। आपको समझ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है कि जहाँ पे आपने क्या करा कि पहले तो डिटेल डालोगे आप मोबाइल नंबर की,
क्या लिखा है, गेट योर लोन अप्रूव्ड इन 4 सिंपल स्टेप्स। अप्रूव्ड मतलब पहले क्या होता था ना, पुराने जमाने में जब आपको पर्सनल लोन लेना है तो आप सबसे पहले कॉल करते थे कॉल सेंटर को या एजेंट्स को, तो वो आपके घर आते थे, फिर आपसे फॉर्म वगैरह भरवाते थे 2 4 5, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेते थे आपसे, और लेने के बाद फिर वो बोलते थे कि आपका लोन जो रहेगा 15 दिन में अप्रूव हो जाएगा, 8 दिन में अप्रूव हो जाएगा, वॉट एवर बी द थिंग इज। समझ रहे, वैसा होता था। किसी ने लिया है लोन वगैरह पहले, एनीबडी हु टुक लोन, यस सर। है ना। तो ये सब चीजें होती थी। अब उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हर बिजनेस के लिए, विच इज कॉल्ड ए स्टैट। स्टैट मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या हुआ कि आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। आईसीआईसीआई अगर लोन नहीं देगा तो एचडीएफसी दे देगा, एचडीएफसी नहीं देगा तो कोई और बैंक देगा, कोई और बैंक नहीं देगा तो एनबीएफसी दे देगा। तो कोई भी बैंक नहीं चाहती कि उसका कस्टमर किसी दूसरे के पास जाए। अब मुझे मान लो लोन चाहिए 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर, और आईसीआईसीआई बोलती है हमारा तो प्रोसेस ही 15 दिन का होता है लोन अप्रूव होने का, तो मैं तो पहली बार में उसको मना कर दूंगा, भले ही वो कितना भी इंटरेस्ट रेट दे, कितना भी कम इंटरेस्ट रेट में मुझे लोन दे, मैं पहले मना कर दूंगा यार बहुत टाइम है, मेरे को तो अभी 2 दिन में ही जरूरत है पैसे की। फिर मैं किसी दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं 7 दिन में देता हूँ, हम छोटा कर दिए हम लोगों ने अपनी प्रोसेस। तीसरा कोई जो रहेगा वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं 2 दिन में दे दूंगा, बट 2 दिन में देने का मेरा इंटरेस्ट रेट होगा 11%, जबकि आईसीआईसीआई 9% दे रहा था, ये जो था ये लेट से 10% दे रहा था, तो भी मैं ये ले लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो जो रिक्वायरमेंट अभी है, तुम 15 दिन बाद दोगे मेरे पास पैसे की कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो ये टेट जो रहता है टर्न अराउंड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप उसको मैनुअल प्रोसेस के थ्रू करोगे कि कोई एग्जीक्यूटिव आपके घर आएगा, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद वो टीम को फॉरवर्ड करेगा, वो जो टीम रहेगी वो असेस करेगी आपकी प्रोफाइल को, असेस करने के बाद वो रिजल्ट देगी कि हाँ ये ठीक ठाक बंदा है, और उसको फिर हम बोलेंगे कि तुम बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एंड देन फाइनली लोन अप्रूव होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसमें टाइम लगता है। तो इन सबको कट शॉर्ट करने के लिए और कॉस्ट को, और इसके बीच में बहुत सारे लोग लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, उतने सारे एम्प्लॉयज है तो उनकी सैलरी होगी, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा और सारी चीज होगी, तो ये एक्सपेंसिव भी होता है और डिले भी देता है, दोनों चीजें देता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आजकल इसीलिए ये ऑटोमेशन सारे आ गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ वेबसाइट पे ही लोन अप्रूव हो जाता है। देखो गेट योर लोन अप्रूव्ड इन 4 सिंपल स्टेप, यहीं कहीं अप्रूव हो जाएगा आपका लोन। कैसे? तो आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब वही मोबाइल नंबर डालो, फोन नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो, जो भी उनको चाहिए रहता है, ताकि अगर आपने बीच में यहाँ से ब्रेक कर दिया तो वो वापस कॉल बैक कर लें आपको और फिर आपको लोन अप्रूव करवा के ही माने। तो वो इसलिए होता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। फिर होता है पर्सनलाइज योर लोन। अभी इसके अंदर मुझे नहीं पता क्या होता है, बट आई थिंक यहाँ पे जो रहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर वो पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आप सैलरीड, मतलब पहले पूछेगा आप सैलरीड एम्प्लॉई हो या बिजनेस एम्प्लॉई हो, फिर सैलरी कितनी है, सिविल स्कोर जो रहेगा वो पीछे पीछे ही वो चेक कर लेगा, जैसे आप इन्फॉर्मेशन डालोगे तो पीछे पीछे वो ट्रिगर कर देगा सिविल पे, और वहां से आपका सिविल स्कोर वो खुद ही फेच करके ले आएगा, आपको फेच नहीं करना है। और भी बाकी की जो डिटेल है वो आपसे लेगा, कितने डिपेंडेंट है, ओन्ड हाउस है, पर्सनल हाउस है, ये वो करके वो सारी चीजें ले लेगा। ठीक है, वो सब चीजें अगर उसने देख ली कि हाँ सब बराबर है, मतलब ये सारी चीजें लेगा, और ये सारी चीजें लेने के बाद क्या क्या, सैलरी, ओन्ड वर्सेस रेंटेड हाउस, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मे बी सिविल स्कोर, ये सारी चीजें कलेक्ट करेगा। तो ये जो चीजें ये क्या थी ये क्या थी, ये क्या थी, डेटा। ये डेटा था ना आपका, जिसके अंदर आप लोग क्या करते हैं, इसको ही तो आप मॉडल में डालते हो अपने मशीन लर्निंग मॉडल में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने ली, और ये इन्फॉर्मेशन लेके उसने मशीन लर्निंग मॉडल में डाली, और मशीन लर्निंग मॉडल से बोला कि भाई अब तुम प्रिडिक्ट करके बताओ कि ये डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो मशीन लर्निंग ने बोला कि यस ही इज गोइंग टू डिफॉल्ट। अगर मशीन लर्निंग ने बोला कि ये डिफॉल्ट करेगा, तो फिर इमीडिएटली जो रहेगा यहीं पे ही मैसेज आ जाएगा आपको वेबसाइट पे कि सॉरी वी कुड नॉट प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ द पुअर प्रोफाइल, या जो भी उसको एक अच्छा मैसेज देना वो डाल देगा। ठीक है, और अगर हमारे मॉडल ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये बंदा तो अच्छा दिख रहा है, ही इज गोइंग टू रीपे द लोन, अगर ये रीपे द लोन होने वाला है, तो फिर यहाँ से मैसेज आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे ही, यानी यहीं पे ही, एंड सेइंग कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, और उसके बाद नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, नेक्स्ट। और सर जैसे ही कुछ आपने, एप्लीकेशन में हाँ सर कुछ एप्लीकेशन में दिखाते हैं कि ट्राई आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 वो मंथ्स अगेन उनकी ऐसा। पॉलिसी होती है, हाँ वो उनकी पॉलिसी होती है, और एक तरह का मैसेज देने का तरीका होता है। अभी अभी कोई एकदम से तुमको रूडली बोल देगा कि नहीं हम तुमको लोन नहीं दे सकते, तुम्हारा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो यू विल बी काइंड ऑफ हैविंग वेरी बैड इंप्रेशन ऑफ द कंपनी, राइट। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, या सीएक्स होता है, सीएक्स मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस, कि भाई आप जो भी बोल रहे हो ना सॉफ्ट तरीके से बोलो, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए।
तो हम बोलेंगे एट द मोमेंट वी कुड नॉट प्रोसेस योर लोन एप्लीकेशन ड्यू टू पुअर प्रोफाइल, या जो भी आपको बोलना है वो बोल दो, प्लीज ट्राई आफ्टर 6 मंथ और 3 मंथ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि यार हो सकता है 3 से 6 महीने में बंदे की जो हालत है वो बदले। तो उस Sir, voice are not clear. Sir. मैं बोल रहा हूँ कि 6 So voice are not clear. वॉइस ब्रेक हो रही है। महीने अभी कंसिस्टेंट है क्या? यस सर, अभी बेटर है। या स्विच करता हूँ मैं 1 मिनट नेटवर्क कनेक्शन। हेलो, यस सर। आ रही अभी आवाज बराबर है? यस सर। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं ना कि मैसेज को देता है कि 3 से 6 महीने बाद वापस ट्राई करो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बंदे की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो हर 3 से 6 महीने में चेंज हो सकती है। भाई वो नया जॉब कर ले, उस टाइम पे उसकी सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो तब हम लोन दे सकते हैं। अभी तो नहीं दे सकते करंटली, इसलिए हम बोलते हैं कि 3 से 6 महीने बाद ट्राई करो। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर उसने हमारे मॉडल ने बोला कि बंदा डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज डाल देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर द लोन, और नेक्स्ट का बटन आता है। जैसे नेक्स्ट का बटन दबाओगे तो फिर वो ये वाली स्क्रीन पे आ जाएगा जिसमें वेरिफिकेशन एंड डिसबर्समेंट हो जाएगा। डिसबर्समेंट मतलब लोन देने का, वेरिफिकेशन मतलब आपको बोलेगा कि अभी आपका आधार, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बोले थे, सैलरी आपने बताई थी जितनी, उसका प्रूफ डालो, इसका प्रूफ डालो, जो भी चीज़ों के प्रूफ उसको चाहिए वो सारे प्रूफ मांगेगा, फिर आधार कार्ड मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, और दूसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद डिसबर्समेंट प्रोसेस के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही हो गया ना। तो जो ये प्रोसेस था वो मे बी जो 6 दिन 11 दिन 10 दिन ले सकता था, वो मे बी 1 या 2 दिन में ही काम हो जाए, 1-2 दिन में बैंक का पैसा आपके पास आ जाए। तो ये इसमें रेवोल्यूशन आया है इस मशीन लर्निंग से। यहाँ पे क्या होता था कि ये जो पूरा वेरिफिकेशन था इन सब चीज़ों का, वो मैन्युअली पीछे कोई ना कोई बंदा, बैकेंड टीम वाला बंदा जो था ये सारी चीज़ें देखता था, सिविल स्कोर उठाता था, सैलरी चेक करता था, ये चेक करता था, वो चेक करता था। वो सब एक पहले लोग करते थे मैन्युअली, जिसको हम लोग बोलते थे, एक पोस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट मैनेजर। क्रेडिट मैनेजर तो ये कुछ नहीं होते, फाइनेंस वाले एमबीए वाले लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है बैंकिंग में। वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं और देखने के बाद वो असेस करते हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा है या बुरा है, यानी लोन देगा, लोन रिपे करेगा या नहीं करेगा। तो पहले एक ह्यूमन आके ये काम करता था, अभी ये काम मशीन लर्निंग के मॉडल करने लग गए हैं, तो उससे ये इंस्टेंट अप्रूवल वाले काम हो गया। इसको तो टाइम लगेगा ना ये सब चीज़ें चेक करने में। मशीन लर्निंग मॉडल ने कितनी देर में ये प्रिडिक्शन दिया होगा? ये प्रिडिक्शन देगा मुश्किल से 1 सेकंड में या लेस देन 1 सेकंड में। यानी हाथों हाथ ये काम हो गया ना, जो इसका 1 दिन लगता था, 2 दिन लगता था, वो 1 सेकंड में हो गया काम। इसलिए समझे? ये सब चीजें समझ में आ रही है जो मैंने बोला आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है। अब जो हम बात कर रहे थे सर्वर्स वाली, तो जो मैं बताया था ना लाइव सर्वर या प्रोडक्शन सर्वर, तो लाइव मतलब या प्रोडक्शन सर्वर मतलब वही सर्वर होता है जैसे जो आपकी बैंक होती है, ठीक है? तो बैंक की वेबसाइट के ऊपर डाल देना। अब ये जो बैंक की वेबसाइट पे डाल देना मतलब आपने मॉडल देख लिया, आपका बराबर प्रेडिक्शन दे रहा है, टेस्टर ने भी चेक कर लिया है, तो फिर आपकी बैंक की जो वेबसाइट रहेगी उसके ऊपर हम लोग ये मॉडल को डाल देंगे। वेबसाइट के पीछे जो भी मॉडल डालना रहता है वहां डाल देंगे। दैट इज कॉल्ड एज लाइव एंड ए प्रोडक्शन सर्वर। तो यहाँ पे जब भी आप डालते हो तो यू हैव टू इंश्योर कि जो भी आप यहाँ पे डाल रहे हो वो 100% करेक्ट हो, या आप उसके ऊपर कन्विंस हो कि ये बराबर काम करेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे गलत मॉडल डाल दिया और आपका कस्टमर, एक्चुअल कस्टमर वहां पे आता है, क्योंकि यहाँ पे लाइव मतलब यहाँ पे तो एक्चुअल कस्टमर होता है, एक्चुअल यूज होता है उसका। तो एक्चुअल कस्टमर आया और उसने अपनी डिटेल डाली, और हो सकता है कि वो डिफॉल्ट करने वाला हो, पर आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दे दिया नहीं वो डिफॉल्ट नहीं करता, क्योंकि आपने मॉडल को सही से टेस्ट नहीं किया या मॉडल में कुछ गलतियां थी, तो उसने बोल दिया डिफॉल्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपने बोला डिफॉल्ट नहीं करेगा, तो यहाँ तो उसका लोन अप्रूव हो जाएगा। लोन अप्रूव हो गया और बाद में उसने डिफॉल्ट कर दिया तो सीधा बैंक का लॉस हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए लाइव एनवायरनमेंट में जो भी टेस्टेड होता है मॉडल वही डालते हैं हम। क्लियर?
तो इस तरह के 3 एनवायरनमेंट्स पे नॉर्मली काम होता है। इस पे कोई टच नहीं करता ज़्यादा, सिर्फ सीधे सीधे सिर्फ कोड को यहाँ पे डाला जाता है। इस पे कोई टच नहीं करता, इस पे कोई टेस्टिंग नहीं करता। जो भी टेस्टिंग करना है और प्ले पिट करना है वो यहाँ पे किया जाता है इन दोनों एनवायरनमेंट में। समझ आ गया कैसे काम करता है सब चीज़ें? अब इसमें जो वेबसाइट जो बनाने का काम है या वेबसाइट के साथ जो मॉडल वगैरह इंटीग्रेट करने का काम है, नॉर्मली वो फ्रंट एंड वाली टीम होती है, एंगुलर टीम होती है, वो ये काम करती है। डेटा साइंटिस्ट जो रहते हैं वो नोटबुक बनाते हैं या फिर पाइचाम वगैरह में अपनी कोडिंग वगैरह करने का काम करते हैं, यानी पीछे पीछे वाला जो काम रहता है वो डेटा साइंटिस्ट का काम रहता है, और ये जो रहता है ये फ्रंट एंड या इंटीग्रेशन टीम का होता है नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे आपका काम होता है, तो आपको मॉडल बनाना है, आगे का काम जो रहेगा वेबसाइट से कैसे जोड़ना है, उससे कैसे रिस्पॉन्स लाना है, वो फ्रंट एंड टीम का होता है। ठीक है, समझ आ गया? अभी कोई डाउट है इसमें Yes, तो sir. पूछो। अभी प्रोडक्शन में कैसे काम होता है समझ में आया? ये फ्रंट एंड इंटीग्रेशन हम अपने इसमें कवर करेंगे क्या? करा हुआ है, ऑलरेडी कवर हो गया है। HTML CSS बूटस्ट्रैप वाली जो क्लासेस थी वो उसी पर्पज से थी। ठीक है, तो वहीं पे ये पर्पस था उसका, ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। दो वो डेटा साइंटिस्ट की कोर ड्यूटी नहीं होती है, बट आपको नॉलेज होता तो इट इज़ अ वेरी गुड टू हैव नॉलेज ना, क्योंकि वो काम आता है आगे जाके। अभी आप प्लेन बोल सकते हो कि ठीक है भाई हम नहीं करते ये काम, बट अगर आपको रहेगा तो आपके साथ में प्रोफाइल में एडिशन होता है ना चीज़ों का। ठीक है, एनीवेज मेरे को भी नहीं आता है ये HTML बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट वगैरह पे ज़्यादा काम, तो मैं भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, बट मुझे नॉलेज है कि कैसे वो वर्क करता है, तो उससे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं टीम को, उससे चला सकते हैं। बीइंग अ सीनियर पोजीशन, बीइंग एट सीनियर पोजीशन, आपको इन सब लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, उनको समझाना होता है वहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। वहाँ पे भी नए फ्रेशर्स लोग रहते हैं, कई बार जूनियर्स रहते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, उसमें नॉलेज बहुत काम आता है। ठीक है, एनीवेज आपके पास रिकॉर्डिंग होगी या फिर बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल है, वहाँ से थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर ये सर्वर से मतलब सर्वर से कैसे कनेक्ट वो थोड़ा सा हम्म, सर्वर टेस्टर थोड़ा सा ये समझ नहीं आया सर, मतलब कि क्या चीज़? ये आपका डेवलप टेस्टर ये थोड़ा सा। डेवलपर का क्या अंडरस्टैंडिंग आया तुम्हारा? सर डेवलपर का ये अंडरस्टैंडिंग आया कि मतलब कि हमने मशीन लर्निंग के थ्रू हमने मतलब जो मॉडल को हमने ट्रेन कर दिया कि सर ये हम्म, कस्टमर का ये डेटा है, हम्म। देन वो मतलब कि सर्वर पे कैसे वो थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। देखो, सर्वर मतलब आपका अभी क्या है, आप लैपटॉप पे काम करते हो अपने। ठीक है, अब कंपनी में लैपटॉप पे तो काम करते हैं, बट एक कॉमन जगह पे काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम अकेले थोड़ी काम कर रहे हो कंपनी के लिए। 10 डेटा साइंटिस्ट होंगे आपकी टीम में, तो 10 के बीच में कॉमन डेटा होना चाहिए, शेयरेबल डेटा होना चाहिए ना, तभी तो आप लोग बराबर से काम कर पाओगे, कोलेबरेट कर पाओगे। किसी दिन आप छुट्टी पे जा रहे हो तो अपना काम किसी को हैंड ओवर करना है कि भाई आज मैं छुट्टी पे हूँ, तुम मेरा काम कर लो, ऐसा होता है टीम में। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो डेटा है उसको बताना पड़ेगा, या जहाँ तक आपने काम किया वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ये सब जो रहता है एक लैपटॉप तक सीमित नहीं रहता है, ये लैपटॉप तक सीमित नहीं रहता है, एक कॉमन सर्वर टाइप का होता है जो इंटरनेट पे होता है। मतलब इंटरनेट पे हो, क्लाउड पे हो, या फिर इन प्रेमाइसिस हो, तो उसके ऊपर सब लोग काम करते हैं कि भाई मैं इस पे अपना प्रोग्राम बना रहा था, अपना कोड कर रहा था, तो मुझसे ले लो। तो वो जो चीज़ होती है, कॉमन प्लेस होती है, उसको सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपर्स के लिए होती है। अब आपने क्या करा, ये टेस्ट करके आपने बोला चलो ठीक है अभी इसको टेस्ट करो, तो टेस्ट करोगे तो क्या आप अपना कोड जो रहेगा किसी 3 टेस्टर्स है आपकी टीम में, एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी, तीसरे का सी है, तो आपने टेस्टिंग के लिए अपना कोड जो है वो ए को भेज दिया, ईमेल कर दिया लेट्स से कोड को, या फिर आपने मे बी पेन ड्राइव में कॉपी करके दे दिया उसको, या फिर आपने गूगल ड्राइव के थ्रू पास कर दिया। बहुत गंदे तरीके हैं सभी, बट ऐसा आपने उसको ए को दे दिया कोड। ए ने उसको टेस्ट करने की कोशिश करी, बट उसके अंदर हो सकता है ए ने कंपनी छोड़ दी, या हो सकता है ए छुट्टी पे चला गया, तो बी कैसे काम करेगा, राइट? तो इनके बीच में ट्रांसमिशन कैसे होगा कोड का? तो वो सब चीजें करने की जगह पे, ऐसा पर्सनली खेलने की जगह पे, हम लोगों ने वहाँ पे कॉमन सर्वर बना के रख दिया कि मैंने अपना कोड ये सर्वर पे डाल रखा है, अब जिसको भी टेस्ट करना है वो यहाँ पे आए और यहाँ से इसके ऊपर टेस्ट कर ले। ये किसी के लैपटॉप में नहीं है ये वाला कोड, ये एक कॉमन सर्वर पे है जिसपे तीनों एक्सेस कर सकते हैं, तीनों के प्रोफाइल बने हुए, तीनों एक्सेस कर सकते हैं, राइट? तो ये सर्वर कहलाते हैं। तो ये टेस्टर सर्वर हो गया, टेस्टिंग करने वालों का सर्वर। तीसरा तो लाइव मैंने आपको बताया थी।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा आईटी के बारे में पढ़ो तो ये सब चीजें और समझ में आएगी आप लोगों को, जो थोड़े से नए हैं ना। थोड़ा Yes, सा sir. पढ़ोगे ना चीजें और ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, जार्गन क्लियर, ये सब चीजें जो रहती है। एसडीएलसी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, थोड़ा सा गूगल करो, उसमें पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीजें समझ में आएगी कैसे ये सब चीजें काम करती है। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बट उसको करोगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी ये सब चीजें। एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे कैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काम करती है, थोड़ा सा पढ़ो उसको। 2 4 10 वीडियो देखोगे ना, अपने आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी अगर आप नए हो तो। ठीक है। सर एक क्वेरी था कि लाइक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसमें तो हम जैसे चेक एंड डिलीवर करते हैं हम्म, वन वन प्लेटफॉर्म टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाने के लिए, लेट सपोज कि डेवलपमेंट से टेस्टिंग सर्वर पे ले जाने के लिए हम चेक एंड डिलीवर करते हैं कोड को। हम्म, तो लेट सपोज कि AS400 में लाइक कि ये इम्प्लीमेंटर या फिर हॉकाई अदर चीजें यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, कोई टूल इम्प्लीमेंटर या और ऐसा क्या क्या यूज होता है? हाँ, जैसे आप इम्प्लीमेंटर, साइन ऑन या टर्नओवर यूज करते हो PS400 में, ये राइट। हम्म तो यहाँ ये पे यहाँ पे जो रहता है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। और जैसे आपने कि यहाँ पे चेक इन डिलीवर करते हैं कोड को, तो समझ गया वहां पे क्या वो आपकी बात, टर्म्स क्या होते हैं? समझ गया आपकी बात को। एस400 में या कोई भी जगह पे, अभी एस400 के टर्म में बात करता हूँ, तो आप लोग यूज करते हो इम्प्लीमेंटर, टर्नओवर, साइन ऑन, हाँ सॉरी साइन ऑन नहीं, टर्नओवर, एल्डॉन। अल्डॉन, ऐसा 3 है आपके पास, है ना। अभी क्या करते हो तो उसमें चेक इन चेकआउट करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास गिट रिपोजिटरी होती है, गिट। ओके। बाकी लोग जो जानते नहीं है वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं या गिट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो गिट मतलब कोड रिपोजिटरी होती है। जस्ट आई एम आंसरिंग इरशाद क्वेश्चन, स्पेसिफिक है तो सिर्फ उसी को आंसर कर रहा हूँ मैं अभी, जिन लोगों को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा इसके, बट यहाँ पे उसके लिए गिट होती है। ठीक है, गिट रिपोजिटरी में आप क्या करते हो, कोड को चेकआउट और चेक इन करते हो, और जब आपका जो भी दूसरा सर्वर होता है डेव सर्वर, तो वहीं से चेक इन चेकआउट कर लेते हैं कोड को फिर से। तो पुल एंड पुश जो रहता है कोड का वो गिट पे होता है, ओके। गिट और गिट हब। तो इसका कोई मतलब टूल भी होता है क्या गिटहब पे भेजने के लिए? हाँ, पर छोटी कंपनीज में छोटी कंपनी है ना, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, छोटे मोटे डिप्लॉयमेंट होते हैं। बट अगर आपके कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होता है तो CI/CD पाइपलाइन बनाते हो आप, डेवऑप्स। ओके, डेवऑप्स के थ्रू, हाँ, मतलब और जेनकिंस के थ्रू होता है, राइट? डेवऑप्स में फिर जेनकिन होता है। तो जेनकिन क्या करता है, वो देखता है कि अरे भाई तुमने कोई चेक इन किया क्या, चेकआउट किया क्या, तो जैसे ही चेकआउट करेगा तो मेरे को पुश करना है कोड को, ये सब चीज़ें ऑटोमेशन ये जेनकिन करता है। हम्म ठीक है, बाकी लोग ये इग्नोर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला एरिया, ये इरशाद का स्पेसिफिक क्वेश्चन था तो सिर्फ मैंने उसको आंसर किया, बाकी लोग इग्नोर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जेनकिन पाइपलाइन होती है, बहुत सारी चीजें होती है, वो डेवऑप्स का पोर्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऐसे काम करता है। सर और एक कोई क्वेश्चन question? ये था हाँ बोलो। कि टेस्टिंग के टाइम पे सर जो टेस्टर होते हैं वो वही फीचर लेते हैं या फीचर चेंज होते हैं फिर डेटा में? फीचर चेंज होते हैं मतलब क्या? नहीं, फीचर वही लेते हैं, वही फीचर लेना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका मॉडल तो उसी फीचर पे ट्रेन हुआ है, तो फीचर तो वही रखने पड़ेंगे ना, नहीं तो केवल मॉडल ही डेटा काम नहीं करेगा, एरर देगा वो तो मॉडल। यस एक अच्छा क्वेश्चन है ये नीरज का कि एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि भाई आपने जब मॉडल की ट्रेनिंग करी तो आपने मॉडल की ट्रेनिंग में आपने 5 फील्ड पास करी, सैलरी, सिविल स्कोर, ओनर वर्सेस रेंटल, में भी ये 3 फील्ड पास करी, और चौथा जो था वो प्रिडिक्टेड वाला कि डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, यस नो वाली। ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग इस पे करी है, अब टेस्टिंग करते टाइम पे आपको ये जरूरी है क्या कि सिर्फ यही 3 फील्ड पास करो, या फिर आप चौथी फील्ड भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे यहाँ पे एक फील्ड और आपने दे दी सिविल स्कोर नाम की, तो प्रिडिक्ट करते टाइम पे क्या आप ये 4 फील्ड दे सकते हो क्या? ट्रेनिंग आपने 3 पे किया और प्रिडिक्ट करते टाइम पे 4 फील्ड पास कर दी, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या? ट्रेनिंग आपने 3 पे किया, प्रिडिक्ट करते टाइम पे 4 फील्ड दे दी, ऐसा कर सकते हो क्या आप लोग? नो सर। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो एरर आएगा। आप लोग करके देखो ना, ये सब चीजें बहुत अच्छी चीजें होती है, आपका अंडरस्टैंडिंग ये बढ़ाएगा, तो ऐसा करोगे तो एरर आएगा, मत करना ये, मतलब आप ट्राई करके देख लो, बट ऐसा प्रिडिक्शन के टाइम पे नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन?
डन, ऑल वेल, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, तो अब एक नई चीज शुरू कर रहे हैं आज हम लोग। अभी तक तो हमने मॉडल बनाना सीख लिए, मॉडल के ऑप्टिमाइजेशन सीख लिए, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज करके देख ली। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो था, मशीन लर्निंग के हमारे पास दो ब्रांचेस थी। एक थी सुपरवाइज लर्निंग, मैंने पहले बताया था ये, और दूसरी थी अनसुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग जो था और अनसुपरवाइज जो था, कोई मुझे बता पाएगा डिफरेंस क्या था दोनों में? मैंने समझाया था पहले ये। सुपरवाइज में लेबल डाटा डेटा के अंदर ही होता है, और अनसुपरवाइज में लेबल डाटा प्रेजेंट नहीं होता। वेरी नाइस। तो ये लेबल्ड डेटा होता है और ये अनलेबल्ड डेटा होता है। मतलब क्या हो गया लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा का? मतलब कि भाई सुपरवाइज लर्निंग जो रहेगा उसमें जब भी आपको ट्रेनिंग करनी है तो आपका जो हिस्टोरिक डेटा रहता है, अगेन मैं टर्म अब वही यूज कर रहा हूँ जो आपको एक्चुअली डिस्कशन या इंटरव्यूज में यूज करनी। तो हिस्टोरिक डेटा जो रहता है, उस हिस्टोरिक डेटा में जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करते टाइम पे हमेशा आपके पास एक वाई वेरिएबल होता है। वाई वेरिएबल आपके पास हमेशा होता है, डिफॉल्ट गोइंग टू डिफॉल्ट यस और नॉट। तो ये आपका वाई वेरिएबल है। और इसके बाद आपका दूसरे फील्ड यहाँ पे अलग रहते हैं, इनकम, सिविल स्कोर, ओन्ड वर्सेस रेंटेड हाउस, और मे बी नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, और जो भी आपके पास है ये अलग होते हैं। तो ये जो प्रिडिक्टर वेरिएबल होते हैं आपके, ये तो आपके पास ये सारे एक्स वेरिएबल्स हैं, और ये हमारे पास होते हैं वाई वेरिएबल। ठीक है। अब अगर आपके डेटा सेट के अंदर ही, अगर आपके डेटा सेट में ही आपको वाई वेरिएबल गिवन है, अगर डेटा सेट में ही वाई वेरिएबल गिवन है, तो ये वाई वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं लेबल। लेबल, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब वी आर वर्किंग विद अ डेटा सेट। अगर आपके पास ऐसा डेटा सेट है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपके पास वाई वेरिएबल अवेलेबल है, वाई वेरिएबल अवेलेबल है, तो वाई वेरिएबल को हम लोग लेबल भी बोलते हैं। तो व्हेन यू हैव वाई वेरिएबल अवेलेबल इन द हिस्टोरिक डेटा, आपके हिस्टोरिक डेटा में वाई वेरिएबल अवेलेबल होता है या लेबल अवेलेबल होता है, तो उसके ऊपर जो भी आप एल्गोरिदम लगाते हैं दैट कम्स अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे आपने हाउस प्राइस प्रिडिक्ट किया था, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करने में प्राइस जो था हिस्टोरिक डेटा का आपके पास था, इसके ऊपर आपने क्या लगाया था? रिग्रेशन लगाया था। और दूसरा लोन डिफॉल्टर्स, जिसके अंदर आपको पता रहता है कि कौन डिफॉल्ट करेगा कौन नहीं करेगा, या किसने डिफॉल्ट किया किसने नहीं किया पास्ट डेटा में या हिस्टोरिक डेटा में, राइट। तो अभी तक आपने जो दो टेक्निक पढ़ी, एक, अगर आपका वाई वेरिएबल जो भी था, वो वाई वेरिएबल भी दो तरह के हो सकते हैं, वाई वेरिएबल भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है कंटिन्यूअस वाई वेरिएबल और एक होता है कैटेगरिकल वाई वेरिएबल। अगर कंटिन्यूअस वाई वेरिएबल है तो क्या लगाओगे आप? रिग्रेशन। रिग्रेशन। और अगर कैटेगरिकल है तो क्या लगाओगे? Classification. क्लासिफिकेशन, राइट। तो यही हुआ ना अभी आपके पास, अभी तक हमने यही पढ़ा है। अभी तक हमने सुपरवाइज लर्निंग पढ़ा था जिसमें हमारे पास वाई वेरिएबल अवेलेबल होता था हर बार, और डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ वाई वेरिएबल कि वो कंटिन्यूअस था या कैटेगरिकल था, हम लोग रिग्रेशन लगाते थे या क्लासिफिकेशन लगाते थे। रिग्रेशन के अंदर भी हम लोगों के पास अलग अलग तरह के रिग्रेशन थे, लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, ग्रेडियंट बूस्ट रिग्रेशन, मे बी कैट बूट रिग्रेशन, और भी 50 तरह के 4-5 रिग्रेशन मैंने आपको बताए हैं। काफी सारे रिग्रेशन कल हमने रन किए थे, टोटल 7 या 8 मॉडल जनरेट किए थे एक साथ, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में भी हमने अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन टेक्निक देखी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देन आपका हो गया था SVC सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, देन आपके पास था नेव बेस एल्गोरिदम, देन आपके पास था के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम, देन आपके पास था और क्या पढ़ा था हमने? Decision tree. हाँ, ट्री बेस्ड मॉडल मतलब कार्ड पढ़ा था। देन उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था आपने। देन उसके बाद आपने ग्रेडियंट बूस्ट एल्गोरिदम पढ़ा था। देन आपने अडाबूस्ट पढ़ा था इसके अंदर। देन उसके अंदर और क्या पढ़ा था? यही सब चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें आपने इसके अंदर पढ़ चुके हो, बहुत सारे एल्गोरिदम इसमें पढ़ चुके हो, राइट। तो ये तो हमारे पास दो अलग अलग फील्ड्स या दो अलग अलग चीजें आ चुकी हैं, करेक्ट। अब ये सब जो था अभी तक आपका
ये आपने करा है सुपरवाइज लर्निंग में। अब हम जा रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब आपके पास वाई वेरिएबल है ही नहीं, आपके पास वाई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तो जैसे आपके पास ये डेटा दिया हुआ है एक, ये डेटा सेट है। अब बस मैंने ये डेटा सेट दिया आपको, रुकना, हाँ थोड़ा सा इसमें वेरिएशन दे रहा हूं मैं। Sorry. ये वेरिएशन है डेटा का। अब आप इसके अंदर मेरे को बता सकते हैं कि ये जो डेटा है इसको मेरे को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना है, या डेटा की क्लासेस आपको दी है क्या यहाँ पे? वाई वेरिएबल यहाँ पे गिवन है क्या इसमें? वाई वेरिएबल मतलब क्या हो सकता है? वाई वेरिएबल मतलब कि डेटा कैसा है, ये डेटा है आपका। अब ये डेटा कैसा है इसके बारे में आप बता सकते हो क्या मुझे? क्या वाई वेरिएबल होगा हमारे पास? सर मतलब बिना कॉन्टेक्स्ट के तो नहीं बता पाएंगे कि बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं बता पाओगे? यस सर, मतलब पता नहीं चलेगा कि चलो होता अगर किस वाई टाइप से। वेरिएबल तो क्या होता? ये डेटा को अलग अलग कर सकते हो क्या आप? इसको क्लासिफाई कर सकते, क्लासेस बना सकते हो डेटा की अलग अलग क्लासेस। Size of Yes, हाँ क्लास क्या है Yes, sir. बताओ, बताओ क्लास। green, red, ग्रे और रेड और ग्रीन, ऐसा करके कुछ बना सकते हैं क्या? एक क्लास ही हो सकती है क्या? यस size दूसरा डिफाइन कर सकते हैं सर कि ये फोल्ड यूज कर सकते हैं सर। नहीं नहीं वो, अरे यार आगे मत भागो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्लासेस बताओ इसकी। एक तो ग्रे रेड और ग्रीन हो गया, और क्या हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है क्या वाई वेरिएबल यहाँ पे? size and shape. हाँ हाँ बोलो बोलो, आप सही बोल रहे हो। साइज एंड शेप वाला जो बोला था आपने। सर्कल, स्फेरिकल, हाँ सर्कल, सर्कल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, मोटा मोटा वही रेक्टेंगुलर है। नहीं बाकी तो छोड़ दो, मेरा बैड ड्राइंग है ये। तो सर्कल और स्क्वायर है, मतलब quantity, क्वांटिटी। ओके, कैसे मतलब? color, स्क्वायर के अंदर नंबर सर्कल ऑफ है, कलर्स लाइक ग्रीन Colours of- वाले 3 है। स्क्वायर के अंदर सर्कल है। हाँ मे बी, अच्छा हाँ ये भी बेड ड्राइंग है। हाँ पुष्पेंद्र इसको छोड़ो, ये अच्छा, बेड ड्राइंग है, sorry. मतलब पर्पस वाज कि एक ऐसा ड्रॉ करना था, मैंने एक बार एक्स्ट्रा मार दिया मार्कर को। बट हाँ मतलब मोटा मोटा आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास क्लास दिया हुआ ही नहीं है, राइट? अभी समझे आप कि अनसुपरवाइज वर्सेस सुपरवाइज? सुपरवाइज होता ना तो मैं आपको पहले से ही बोल के रखता कि ये आपका डेटा सेट है, और इस डेटा सेट में आपका जो वाई वेरिएबल है वो वाई वेरिएबल क्या है? तो वाई वेरिएबल है कलर, मतलब ग्रे, रेड और ग्रीन,
मतलब ऐसा बोल के रखता था कि ये हमारे पास ग्रे है, ये ग्रे है, ये ग्रे है, ये रेड है और ये ग्रीन है, ऐसा बोल के रखता। तो अगर डेटा के ऊपर मैंने बोल के रखा है कि ये ग्रे 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 रेड और ग्रीन, ऐसा हमने वाई वेरिएबल दे के रखा है, अगर ये दे के रखा है तो ये सुपरवाइज लर्निंग हो गया। और अगर हमारे पास कोई डेटा सेट आ गया जिसके अंदर हमको रियली पता नहीं कि यार किस चीज पे क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि नहीं करना है, मतलब क्या चीज करना है अपने को नहीं पता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो वो जो रहता है वो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, जिसमें हमारे पास वाई वेरिएबल अवेलेबल नहीं, बस हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हमारे पास क्या अवेलेबल है? डेटा अवेलेबल है, हमारे पास वाई वेरिएबल नहीं है। वो वाई वेरिएबल आपका ये भी हो सकता है कि आप उसको ग्रे, रेड और ग्रीन करो, या ये भी हो सकता है कि सर्कल और स्क्वायर करो। समझे? मतलब आपको वाई वेरिएबल अगर आप खुद डिफाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम पे तो आप कर लो अपने हिसाब से और प्रॉब्लम बना लो वैसा। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? तो अनसुपरवाइज लर्निंग जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सिमिलर डेटा जो रहता है उसको ग्रुप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाला क्लास ले लिया सर्कल और ग्रे वाला, सर्कल और स्क्वायर वाला, तो आई थिंक स्क्वायर में आपका ये सब आ जाएगा एक ही क्लास, ये सब एक क्लास है। और दूसरा क्लास कौन सा है? तो दूसरा क्लास है हमारा सर्कल सर्कल वाला, तो ये सब दूसरा ग्रीन वाला क्लास हो जाएगा, ये ग्रीन क्लास है, ये ग्रीन वाले आ गए। ठीक है, तो ग्रीन वर्सेस ब्राउन जो दो अलग अलग क्लास है, तो ये जो क्लास है इसके अंदर सब स्क्वायर स्क्वायर आ गया, इस वाली क्लास में सर्कल सर्कल। अगर ये एक आप मतलब दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इस डेटा का। एक क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? ग्रीन वर्सेस सर्कल, सॉरी सर्कल वर्सेस स्क्वायर। और दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा हमारा हो सकता है कि कलर्स के बेसिस पे, कि भाई रेड ग्रे, अगर वो कलर के बेसिस पे करना है तो ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा आपका, दूसरा ग्रुप ग्रीन वाला बन जाएगा, तीसरा ग्रुप जो रहेगा ग्रे वाला बन जाएगा। ठीक है, तो जब आपको ये पता ही नहीं कि क्या करना है, वाई वेरिएबल नहीं पता होता ना, तो वो जो रहता है वो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। और सुपरवाइज लर्निंग में पहले से आपको बता के रखा है कि भाई क्लास क्या है। समझे? तो ये जो रहेगा अनसुपरवाइज लर्निंग होगा, वाई अगर नहीं हो तो। कहाँ इसका यूज होता है, कैसे यूज हो सकता है, कहाँ यूज होता है इसका अनसुपरवाइज लर्निंग का? किसी को कुछ ध्यान है? कोई बता सकता है एग्जाम्पल? सर जैसे इमेजेस को, बोलो। हाँ सर, जैसे गूगल फोटोज का भी एक फीचर है कि पर्सन के अकॉर्डिंग इमेजेस को क्लासिफाई कर देता है, मतलब जैसे थोड़ा सा बताओ, मेरे को समझता नहीं है मेरे को ये। हाँ सर, फॉर एग्जांपल जैसे गैलरी में फॉर एग्जांपल 1000 फोटोज है, उसमें मतलब उनको आइडेंटिफाई करके पर्सन के बेसिस पे कैटेगरीज बना देता है, मतलब हाँ मे बी। तो उसमें क्या करा उसने, देखो जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, कनिष्क ने दिया, किसने दिया? अंकुर, कौन था? सर सार्थक। ओके, तो सार्थक ने बोला कि भाई मेरे पास गैलरी है गूगल फोटोज वाली, गूगल फोटोज मतलब गैलरी अपने मोबाइल में रहती है, तो उसमें मेरे पास 1000 फोटो है। अब उन 1000 फोटो है उनको क्लासिफाई करना है। आप कर सकते हो क्या? अगर मैंने बोला चलो मेरे पास ये 1000 फोटोज है उनको क्लासिफाई करके दो, बताओ मुझे फटाफट सब लोग अपना अपना ओपिनियन कैसे क्लासिफाई करोगे? सार्थक, हम एक साथ कर देंगे। हाँ, एक मिनट। हाँ, सार्थक ने बोला पर्सन्स के बेसिस पे कि जो भी पर्सन है उसमें से चुन लो कि भाई एक फोटो जो रहेगा मेरा मेरा अकेले का है, एक किसी मतलब पहला वाला है पर्सन ए का, दूसरे पर्सन बी के जो फोटो, तीसरे सी के हैं, तो एक फोटो, एक जो ग्रुप रहेगा वो पर्सन ए का अकेला फोटो सोलो फोटो, बी का सोलो फोटो, तीसरा सी का सोलो, चौथा जो रहेगा उसमें हो सकता है ग्रुप फोटो हो। तो ऐसे करके भी क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। दूसरा आप बताइए दीपक, क्या बोल रहे थे? सर एक पर्सन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ, पर्सन बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ही हो गया, ये सार्थक ने बताया था ये वाला। और कोई तरीका है इसको क्लासिफाई करने का? 1000 फोटो, टाइम के हिसाब से। वेरी नाइस। टाइम के बेसिस पे भी कर सकते हो कि भाई एक जो है सारे नाइट वाले फोटो हैं, एक सारे डे वाले फोटो हैं, एक सारे मॉर्निंग वाले फोटो हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑल्सो लोकेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। लोकेशन के बेसिस पे आई थिंक होता भी है गूगल फोटोज में, है ना? तो लोकेशन के बेसिस पे अगर लोकेशन वहाँ पे एनेबल्ड होगी आपके मोबाइल में, तो हो सकता है कि कुछ फोटो जो रहेंगे सारे अहमदाबाद के फोटो, कुछ पुणे के फोटो, कहीं आपने इंदौर में फोटो क्लिक करवाए हो, कहीं आपने यूएस ईयर वाइज, फेस शेप, ईयर वाइज, बेसिस पे या शेप शेप और फेस। शेप मतलब समझा नहीं मेरे को। कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक हाँ, रीजन के बेसिस पे।
करेक्ट। तो अगेन अब आप क्या करो ना, यहाँ पे डोमेन आ जाती है कि आपका डोमेन या बिजनेस प्रॉब्लम जो है भी है, उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करते जाओ। पर ये ऐसा क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम हो गया, जहां पे आपको वाई वेरिएबल दिया था क्या, किसी ने बोला था कि ये आपको बोला था कि ये सारे फोटोज को आपको पर्सन के बेसिस पे क्लासिफाई करके बताओ, ऐसा किसी ने बोला था क्या आपको? नहीं बोला ना। बट आपके पास डेटा सेट था, डेटा सेट आपके पास था और वाई वेरिएबल आपने खुद ने बना लिया। दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का टिपिकल एग्जांपल है कि आपने देखा डेटा को, और डेटा को देखने के बाद उसके अंदर से अलग अलग पैटर्न्स निकाले और उन पैटर्न्स के बेसिस पे उनको ग्रुप कर करके दे दिया। अब उन ग्रुप के बेसिस पे आप आपका जो भी बिजनेस है वो बिजनेस लॉजिक बना सकता है कि अगर हमारे पास ये अलग अलग ग्रुप हो गए तो इसको उठा के हम लोग एक तरह का मे बी जो भी बिजनेस इससे एडवांटेज ले सकता है कि सारे पर्सन के फोटो दिखाना शुरू कर दिए, ये ईयर्स के फोटो दिखाना शुरू कर दे, तो वैसा बिजनेस अपना एडवांटेज ले सकता है उन ग्रुप्स के बेसिस पे। ठीक है, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का? सर फूलों में डिटेक्ट करना है कि हाँ बहुत सारे फूल हैं उनमें अलग अलग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वो भी हो सकता है। हर लाल फूल जो रहता है वो गुलाब नहीं हो सकता ना। सॉरी। तो based on different type of flower you can classify them. Maybe red color flower, maybe all roses, maybe all type of jasmine or something like that. सर सरफेस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अभी चलो फोटोज को अलग हटाओ, फोटो का एक अच्छे एग्जांपल अपने पास आ गए। रिटेल इंडस्ट्री का बताओ, अमेजन के ऊपर से कुछ बताओ। अमेजन या फ्लिपकार्ट ने कभी यूज किया है क्या? सर जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स रहते हैं वो भी अनसुपरवाइज्ड हो सकते हैं, एक टाइप से हो सकते हैं मतलब। बिल्कुल हो सकते हैं। नेटफ्लिक्स Yes, बताओ sir. जल्दी, नेटफ्लिक्स किसी ने देखा है नहीं देखा है? सभी ने देखा होगा आई होप। यस सर। डोमेन ऑफ मूवीज वो प्रेडिक्ट करने लगता है वो पैटर्न लैंग्वेजेस। मूवीज का जो रिकमेंडेशन होता है वो कैसे होता है? तो रिकमेंडेशन भी जो रहता है कुछ कुछ आप लोगों के बेसिस पे होता है, पुरानी हिस्ट्री को वो देखता है और देखने के बाद वो देख लेता है कि भाई ये बंदा ए है, इसको हमेशा जो रहती है हॉरर मूवी पसंद आती है, ये बंदा बी है, इसको हमेशा कॉमेडी मूवी पसंद आती है, ये बंदा सी है, मोस्टली हमारे पास जो रहता है मे बी रोमांटिक मूवी देखता है और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकियर होता है, वो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, क्लस्टरिंग नहीं होती। बट हाँ क्लस्टरिंग कैसे होती है, मतलब अनसुपरवाइज लर्निंग कैसे होती है कि वो जितनी भी हमारी मूवीज होती है उन मूवीज के अंदर जब ये मूवीज अपलोड होती है कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू, तो उस टाइम पे वो क्या करता है कि मूवीज का जो कंटेंट प्रोवाइडर, मतलब जिसने भी मूवी प्रोड्यूस करी है, टी सीरीज हुआ या कोई सी भी कंपनी हुई, उसने मूवी जब अपनी अलाउ करी होगी नेटफ्लिक्स को अपलोड करने के लिए, तो उस टाइम पे वो अलग अलग तरह के जेनर जो रहते हैं मूवी के, हॉरर वर्सेस कॉमेडी वर्सेस मे बी रोमांटिक या जो भी है, तो उस तरह के अलग अलग ग्रुप बना के रख देता है। अब जिसको जो पसंद है वो आके ये ग्रुप को एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे पास हो गया अनसुपरवाइज्ड हो गया। अमेजन फ्लिपकार्ट पे क्या होता है? लाइक रिकमेंडेशन सिस्टम अगर तो वो कॉपीज का भी सजेशन देगा, बुक्स का सजेशन देने लगता है। तो उसमें क्यों देता है वो वैसा? सिमिलर कमोडिटी लाइक जो भी रहते हैं। आपके जो पास्ट के सर्चेस है मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह अमेज़न पे, वो मतलब जो मतलब कि एल्गोरिथम यूज करके सर आपकी ईज के लिए। हाँ मतलब लास्ट पास्ट हिस्ट्री वो देखता है। लेट्स से दीपक जो रहता है मोस्टली अमेजन पे जाता है और मूवीज वगैरह उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मे बी हाउस होल्ड आइटम्स देखे, मे बी उन्होंने स्पोर्ट्स वेयर वगैरह देखे, तो ये इस तरह की उनका पैटर्न देखा उस सिस्टम ने, अमेजन ने। और मे बी विजय कोई है, ही नॉर्मली बाइज मे बी सेम सिमिलर एज दीपक, व्हाट दीपक बाइज। तो वो क्या करेगा ना, अमेजन के सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड देखेगा, उनकी सारी बाइंग हिस्ट्री देखेगा, और बाइंग हिस्ट्री देखने के बाद ही ट्राई टू क्लब ऑल द कस्टमर्स हु डू सिमिलर टाइप ऑफ शॉपिंग। तो दीपक विजय एक जैसी शॉपिंग करते हैं, मे बी संदीप इज समवन एल्स हु आल्सो डू सिमिलर टाइप ऑफ शॉपिंग एज दीपक एंड विजय। तो क्या होगा ना कि पीछे पीछे अमेजन ये डेटा स्टोर करके रख लेगा, और डेटा स्टोर करने के बाद नेक्स्ट टाइम पे लेट्स से दीपक ने रिसेंटली मे बी एप्पल वॉच खरीदा। अगर दीपक ने एप्पल वॉच रिसेंटली खरीदा, तो जैसे ही संदीप आएगा प्लेटफॉर्म पे, तो संदीप को
अमेजन सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि पीपल लाइक यू, संदीप को बोलेगा पीपल लाइक यू हैव बॉट दिस आइटम रिसेंटली। अब वो पीपल लाइक यू क्या था? हाँ, अब पर वो नहीं ना, उसको अब लाइक यू का क्या मतलब होता है? कोई उसके अंदर डेफिनेशन है क्या लाइक यू की? कोई डेफिनेशन तो है नहीं। मे बी both are sharing same interest, maybe both are IT professionals, or maybe both are at maybe XYZ age group, or maybe both are something else। मतलब जो भी उसने क्या पकड़ा वो अपने को नहीं पता, बट लाइक यू लिखा उसने, तो यहाँ पे डेफिनेशन ही नहीं है कि भाई क्या था, बट उसने पकड़ लिया, ग्रुप देखा उसका एक जैसा देखा, इनके फीचर्स एक जैसे दिखे तो उनको ग्रुप कर दिया टुगेदर। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे कभी किसी ने बोला नहीं था हमको कि दीपक एंड संदीप एक जैसे है, या दीपक विजय एंड संदीप तीनों एक जैसे, ऐसा किसी ने हमको बोला नहीं। उसने डेटा देखा, उसमें कॉमन पैटर्न्स निकाले, एक साथ जोड़ दिया, एक साथ ग्रुप कर दिया। तो वो जो ग्रुप था एक जैसे लोगों का, फिर उनको वो एक जैसे रिकमेंडेशन देना शुरू कर देता। कई बार ऐसा होता है ना, क्योंकि एक होता है कि सुपरवाइज का मतलब है कि किसी ने हमको बताया, सुपरवाइज का मतलब है किसी ने हमको बताया कि भाई दीपक, संदीप एंड विजय एक जैसे हैं, ये किसी ने हमको बताया, तो वो सुपरवाइज्ड हो गया कि दे आर इन द सेम ग्रुप, ग्रुप नेम मे बी IT प्रोफेशनल्स। अनदर वन इज संचित, इरशाद एंड मे बी जुबेन, these are the 3 similar people, because these 3 are I mean maybe youngster, or maybe कुछ अलग उसने ग्रुप उसको प्लॉट कर लिया बेस्ड ऑन देयर फीचर। मे बी अनन्या एंड देन विजया एंड मे बी समवन एल्स, उनका अलग ग्रुप बना दिया, मे बी फीमेल ग्रुप, ऑल फीमेल ग्रुप, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब उसको पता नहीं कि फीचर्स क्या थे, किसके बेसिस पे उसने किया था, बट वो किसी ने ग्रुप अगर बना के दे दिया उसको, अगर किसी ने ग्रुप बना के दिए तो वो सुपरवाइज में आ जाएगा। और किसी ने ग्रुप बना के नहीं दिया, सिर्फ फीचर्स दिए हैं, मतलब सिर्फ डेटा दिया, और डेटा के बेसिस पे फिर सिस्टम ने कुछ कुछ पीछे किया और उनको एक जैसा उनके कॉमन फीचर निकाले और एक साथ उन कॉमन फीचर को प्लग करके कुछ एक ग्रुप बना दिया, तो वो होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, समझ गया सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज? अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। तो एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग डेटा का डिस्कशन कर रहे थे कि 3 टाइप के डेटा होते हैं, तो मतलब इसमें जैसे इसमें भी कुछ मतलब वेरिएशन और भी रहेगा डेटा का, या फिर स्टिल सिमिलर? मतलब समझा नहीं मैं, वेरिएशन मतलब जैसे हम लोग ट्रेनिंग का डेटा, टेस्ट डेटा एंड वैलिडेशन डेटा तो यूज कर ही रहे थे, बट अभी यहाँ पर कैसे कि मतलब जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, अभी इसमें कोई डिफाइंड ये नहीं है ना कि मतलब y वेरिएबल है या लाइक x वेरिएबल्स का लिस्ट है, तो इसमें कोई और भी हम मतलब सबसेट फॉर्म करते हैं क्या फॉर एनालिसिस? नहीं नहीं, वो बस इतने ही होते, 3 ही होते हैं, और वो तीनों के लॉजिक होते हैं कि क्यों होते हैं वो, उससे ज्यादा अभी बनाते नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है, मे भी आगे आपको बता पाऊँ तो बता पाऊंगा, बट यही 3 बनाते हैं एज अ स्टैंडर्ड। तो ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? समझ आया क्लस्टरिंग क्या होता है, अपना अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? यस सर। आगे बढ़े फिर, कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लो। एनीवेज आप आगे भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछ सकते, अभी क्लियर हो जाएगा तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये क्लस्टरिंग हमने सॉरी क्या करें, हाँ, तो ये हमारे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हमने देखा कि क्या होता है। उसके अंदर हमारे पास वाई वेरिएबल नहीं होता है, इतनी देर से हमने ये समझने की कोशिश करी और संभव हम लोगों को भी ये समझ में आया है। अब इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है और कितनी टेक्निक होती है, ये जानने की कोशिश करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की, राइट? तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो था उसके अलग अलग एल्गोरिदम्स हम लोग पढ़ेंगे। उन एल्गोरिदम्स में हमारे पास क्या होने वाला है, जस्ट अ मिनट।
तो अब अनसुपरवाइज लर्निंग जो हमारे पास है उसमें हमारे पास 2 मेजर एल्गोरिदम्स है जो हम लोग ट्राई करेंगे। इसको हटा दूं जरा मैं। तो इसमें जो मेजर 2 एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर जो मेन टेक्निक होती है उस टेक्निक को बोलते हैं हम लोग क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब क्लस्टर बनाना चीजों, क्लस्टर मतलब ऐसा ग्रुप टाइप के बना देना। तो अनसुपरवाइज लर्निंग में जो मेन टेक्निक होती है उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। जैसे यहाँ पे हमने बोला था रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, तो उसकी जगह यहाँ पे आता है क्लस्टरिंग। ये 3 हमारे पास मेजर टेक्निक्स हो जाती है, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। तो अभी आपसे कोई भी पूछेगा कि क्लस्टरिंग किस लिए यूज होती है, तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, रिग्रेशन सुपरवाइज का है। यहाँ पे ऐसा कोई कैटेगरिकल वर्सेस कंटिन्यूअस का यहाँ पे क्लस्टरिंग में कुछ भी नहीं है। क्लस्टरिंग इज क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग हम लोग करते हैं। अब क्लस्टरिंग की जो टेक्निक्स होते हैं उसमें हमारे पास 2 मेजर टेक्निक हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा, पहला होगा के मीन्स क्लस्टरिंग और दूसरा होगा हिरार्किकल क्लस्टरिंग। के मीन एंड हिरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। तो ये 2 टेक्निक या ये 2 एल्गोरिदम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है के मीन और हिरार्किकल, ठीक है। अब ये क्या होता है, के मीन क्लस्टरिंग क्या, के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है और हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ के मीन्स क्लस्टरिंग वर्क्स एंड हाउ हायरार्किकल क्लस्टरिंग वर्क्स। सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं के मीन्स, नहीं, सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग, थोड़ा सा इजी है समझने में। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज आपको ये जो डेटा दिया हुआ है, दिस इज द डेटा सेट यू हैव बीन गिवन। अगर आपको ये डेटा सेट दिया हुआ है, इस डेटा सेट में से आपको 3 अलग अलग ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं। तो कौन से 3 ग्रुप आप बनाओगे? अगर आपको 3 ग्रुप बनाना है तो सबसे इजी और कन्वीनियंट कौन से 3 ग्रुप आपके पास होंगे? जैसे पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, सभी का शेप और साइज एक जैसा है। हाँ, यहाँ पे बस मेरी ड्राइंग खराब है। अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर और लोअर राइट कॉर्नर। नंबर बोल दो, किन किन को एक ग्रुप में रखोगे? 1 2 1 2 को एक ग्रुप में रखोगे आप। दूसरा 3 4 3 4 हम्म, एंड 5 6 7 को एक में। ये एक ग्रुप में रखोगे। रीजन? सर वो तीनों पास में है सर, अपार्ट है, पास पास है सभी पास पास ना, है। नियरेस्ट है, नियर है एक दूसरे के, पास पास है। तो भाई सबसे इजी तरीका है कि जो पास पास रहेगा वो एक ग्रुप में रहे तो अच्छा है। वैसे हम लोग भी करते हैं ना कि भाई आपका नॉर्मली अगर कॉलोनी फ्रेंड बनाने हैं आपको, तो मतलब कॉलोनी फ्रेंड मतलब कैजुअल फ्रेंड्स बनाने हैं, तो आपके कॉलोनी, इट इज मोस्ट लाइकली कि आपके कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो आपके फ्रेंड्स बन जाए, बिकॉज यू मीट देम वेरी फ्रिक्वेंटली। दोनों पास पास है तो दे शेयर कॉमन इंटरेस्ट, राइट। कॉमन इंटरेस्ट भी शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें उन लोगों की कॉमन होती है कुछ कुछ चीजों में, और बार बार मिलते भी है, तो उनको एक ग्रुप में बनाना आसान होता है। अदर की एक आपका और दूसरा फ्रेंड आपने कोई भी एक स्ट्रेंजर है जो बहुत दूर का बना दिया, अगर उनमें कोई कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर बना के कोई फायदा नहीं होता है। तो यही जो प्रिंसिपल होता है वो कॉमन पॉइंट्स और सिमिलर पॉइंट्स निकालने के पीछे भी होता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस ही एक चीज नहीं होती जिसके बेसिस पे हम लोग चीजें कंसीडर करते हैं, सिमिलैरिटी कंसीडर करते हैं लोगों के बीच की, बट उनके इंटरेस्ट को हम लोग लेते हैं। तो क्लस्टरिंग मतलब क्या हुआ? तो क्लस्टरिंग की अगर लेमन डेफिनेशन बोले तो क्लस्टरिंग का मतलब होता है दूसरा ग्रुपिंग, ठीक है। एंड ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स,
कॉमन फीचर्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दो, वही क्लस्टरिंग होता है। तो कॉमन फीचर या कॉमन इंटरेस्ट जो भी आप बोलना चाहें, तो उसके बेसिस पे अगर आपने ग्रुपिंग कर दिया तो वो क्लस्टरिंग कहलाएगा। ठीक है, तो आप कॉमन फीचर या कॉमन इंटरेस्ट जो रहेगा उसके बेसिस पे हमको पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते जाना है। अब अगर यही जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स रहेंगे उनको एक्सेसेस पे डालते हैं और प्लॉट करते हैं, जैसे हमारे पास एक बंदा है, जैसे दो लोगों को ग्रुप करना है, तीन लोगों को, 3 पॉइंट्स को ग्रुप करना है, तो एक बंदा है जिसकी एक बंदा है जिसकी हमने लिया हाइट जो है वो 5'10" है, वेट जो है 60 kg है, एंड देन में भी कलर जो है फेयर है। दूसरा बंदा है जिसकी हाइट में भी 5'4" है, वेट 80 kg है, कलर फेयर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तीसरा जो बंदा रहेगा मे बी हाइट उसकी 5'9" है, वेट जो है उसका 65 है, कलर जो है मे बी अगेन फेयर वुड बी सपोज। तो अगर मैंने ये तीन, मेरे पास क्या है, ये तीनों फीचर्स है, ये तीनों फीचर्स है, फीचर्स है, उनको अगर मैं एक्सिस पे डालूंगा तो एक्सिस पे डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सपोज मैंने हाइट ले लिया, दूसरे पे ले लिया वेट, और तीसरे पे मैंने ले लिया कलर। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट ए, बी और सी तीनों को प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो लेट से ये 0 इंच है, यहाँ पे कहीं पे भी 5 आ रहा है हमारे पास, और ये हो रहा है 6 इंच, 6 फीट सॉरी, है ना। तो ये जो 5'10" वाला जो बंदा रहेगा, 5'10" वाला जो रहेगा उसका हाइट क्या रहेगा, 5'10", समवेयर यहाँ पे हमारे पास 5'10" आ रहा है, ठीक है, और 5'4" समवेयर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। इसी तरह से हाँ, वेट की अगर आप बात करेंगे तो वेट हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं तो भी यहाँ पे 60 होगा, और यहाँ पे कहीं तो भी 80 होगा, तो एक 60 और एक है ये 65, और ये जो है ये डार्क और ये फेयर। अब इसको अगर आप प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तीनों अलग अलग पॉइंट्स को, ए, बी और सी को, तो कैसा जाएगा, तो ए की अगर बात करते हैं, ए को हम लोग लेट्स से ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए जो रहेगा वो 5'10" हाइट है, 5'10" हाइट, ये रहा 5'10" हाइट, एंड 60 इज द वेट, तो वेट इज 60, हाइट इज 5'10", समवेयर यहाँ पे आएगा, और फेयर, तो समवेयर ये पॉइंट हमारा ए यहाँ पे आएगा। इसी तरह से दूसरा अगर बात करेंगे, ये तो ए हो गया, अभी बी की बात करेंगे, तो 5'4", 80, तो 5'4" ये रहा, 80 वेट ये रहा, एंड देन फेयर, समवेयर यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास आया बी। और तीसरा पॉइंट जो है सी, अभी सी की बात करेंगे तो सी 5'9" एंड 65, तो 5'9" समवेयर यहाँ पे आएगा, और 65 यहाँ पे आएगा, एंड देन फेयर अगेन। अब अगर इस पूरे ग्राफ को भूल जाओ, ये जो ग्राफ मैंने बनाया भूल जाओ, सिर्फ आपको ये डेटा दिया होता, इस डेटा के बेसिस पे अगर आपको ग्रुप करना होता है एबीसी को, तो कैसे ग्रुप करते, कौन से 2 पॉइंट है जो मोस्ट क्लोजेस्ट है, अगर इसके बेसिस पे बोलते तो सिर्फ डेटा के बेसिस पे कौन से 2 पॉइंट्स है जो मोस्ट क्लोजेस्ट है, ए एंड सी। ए एंड सी, क्यों सर हाइट में भी सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है, और वेट में भी 65 का। करेक्ट है, तो हाइट में भी सिमिलर मैच कर रहे हैं, और वेट में भी लगभग मैच कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स कलर में तो मैच कर ही रहे हैं तीनों, तो इसलिए ए और सी जो रहेंगे वो बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हैं, और बी जो है थोड़ा डिफरेंट इन सबसे। ये जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये कैसे दिखाया, बेस्ड ऑन डेटा, डेटा देख के आप लोगों ने ऐसा बताया है। और वही चीज मैंने अगर इसी को ग्राफ पे बना के दिखाया, तो ग्राफ पे भी बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ से भी यही चीज क्लियरली कम्युनिकेट होती है कि ए और सी एक दूसरे से काफी पास हैं, और बी जो है वो काफी डिफरेंट, राइट। तो अगर आप नॉर्मल डेटा देख के भी बोलोगे वर्सेस ग्राफ वाला भी बोलोगे, तो यही प्रिंसिपल दोनों पे वर्क करता है, राइट। तो अब हमको क्या समझ में आता है कि
या तो ऐसा कर लो, अब क्या था कि यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, तो आपने बहुत आसानी से देख के बता दिया विजुअल इंस्पेक्शन से कि हाँ भाई ए और सी को एक दिशा कर दो और बी को एक अलग कर दो, मतलब बी एक अलग क्लस्टर बना दो, एक अलग ग्रुप बना दो, और ए और सी का एक अलग ग्रुप बना दो। ये देख के आप बता पाए क्योंकि 3 डेटा पॉइंट थे, 3 थे। बट अगर यहीं पे ही आपके पास 3000 डेटा पॉइंट्स होते, 3000 लोगों का डेटा होता, तो क्या आप वो वैसा कर पाते थे क्या? देख देख के कर पाते थे? नो सर। मुश्किल होता है। तो फिर हमने बोला यार ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, ये तो हम कर लेंगे, ये मुश्किल हो जाएगा, तो ये कौन करेगा? ये कंप्यूटर करेगा, ये करेगा कंप्यूटर। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, की जो चीज जो है ह्यूमन अपनी मैन्युअली करता था उसको ऑटोमेट करना है। अभी ये मैन्युअली करना पड़ता था अगर हमारे पास कंप्यूटर हेल्प के लिए नहीं होता था। अभी हम मशीन से करवाते हैं ये। तो मशीन से कैसे करवाएंगे? तो मशीन से करवाने का सिंपल सा लॉजिक हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई मशीन तो ये नहीं समझेगी कि ये 5, 10, 60 और ये करके। उसकी जगह हमने देखा कि यहाँ पे हम लोग उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो, और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद वो पॉइंट जो जिनके बीच का डिस्टेंस कम है उनको एक ग्रुप में रख दो, और जो डिस्टेंस ज्यादा है उसको दूसरे ग्रुप में रख दो। समझे? तो जो क्लोज हैं, पास पास है पॉइंट, वो एक ग्रुप में आएंगे, और जो दूर है पॉइंट उसको अलग ग्रुप में कर दो। लॉजिक समझा क्लस्टरिंग का कैसे हो रही है? कोई डाउट है इसमें? पूछो फटाफट। सर अगर 3 से ज्यादा फीचर्स होते तो फिर क्या करते हैं? तो भी यही करते हैं। तो चौथे ग्रुप, तो चौथा हमारे पास एक्सेस होता है। वो तो एक्सेस बनते जाते हैं, अलग अलग दिखता नहीं है यहाँ पे 3D में, क्योंकि हम 3D तक ही देख सकते हैं विजुअली। बट यहाँ पे आप जितने फीचर होंगे उतने एक्सेस बनाते हैं। जैसे अलग अलग एक्सेस बनते जाते हैं, और हर एक्सेस के ऊपर हम लोग एक फीचर को प्लॉट कर देते हैं। जैसे इसके बाद अगर होता सैलरी हो जाता मान लो, या वेल्थ हो जाता, तो ये चौथा एक्सेस हो जाता हमारे पास। पांचवा एक्सेस कुछ और हो जाता, छठा एक्सेस कुछ और हो जाता। होते हैं ना ऐसे? ठीक है। हाँ, तो अभी क्या समझा आपको? इतना तो समझ में आया कि भाई अगर डिस्टेंस वाइज, डिस्टेंस अगर पॉइंट्स के बीच में कम है तो वो ज्यादा क्लोजर है, डिस्टेंस अगर पॉइंट्स के बीच में ज्यादा है तो वो अलग अलग पॉइंट्स हैं। इतना समझ आया? कोई डाउट है अभी तक? ऑल गुड? आगे बढ़ूं? यस। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? हमको अगर क्लस्टरिंग करना है, अगर हमको ग्रुपिंग बनानी है पॉइंट्स की, तो पॉइंट को अगर ग्रुप करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? और पास पास के जो पॉइंट्स रहेंगे उनको सबको एक साथ जोड़ देंगे, जो दूर दूर के पॉइंट रहेंगे उनको अलग ग्रुप में। 12 o'clock. तो ओके, ये किसने बोला? ओके, आई थिंक हम लोग मीटिंग के एंड तक पहुंचने वाले हैं, आधे घंटे में डिस्कनेक्ट होगी एनीवेज। तो अगर आपको ग्रुप करना है तो ग्रुप करने के लिए आपको उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड दोस पॉइंट्स हु आर क्लोजर टू ईच अदर उनको हम सिमिलर ग्रुप में रख देंगे। यही बेसिक प्रिंसिपल होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग का। अब कैसे काम करती है हायरार्किकल क्लस्टरिंग उस पर आते हैं। ठीक है, तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सिंपल सा काम है हायरार्किकल, मतलब क्लस्टरिंग ओवरऑल बोला जाए तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। वैसे तो सारे एल्गोरिदम्स का ही बेसिक बहुत इजी है। तो हायरार्किकल क्लस्टरिंग में हम लोग क्या करते हैं? सपोज हमारे पास ए बी सी डी ई 5 ही पॉइंट ले रहा हूँ अभी मैं। ये हमारे पास 5 पॉइंट है, और चलो एफ भी ले लिया। अब इनको हमको क्लस्टर करना है। क्लस्टर करना मतलब हमको लेट से इससे टोटल 3 ग्रुप बनाने हैं, टोटल 3 ग्रुप बनाने हैं इनसे। तो कैसे बनाएंगे? कौन कौन से पॉइंट से जो सेम ग्रुप में रखेंगे, कौन कौन से जो अलग ग्रुप में रखेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लस्टरिंग करनी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्या होता है क्लस्टरिंग का बेसिक? क्या होता है? डिस्टेंस, है ना? तो डिस्टेंस कैलकुलेट करो। कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे? तो पहला आप क्या करोगे? ए का डिस्टेंस निकालोगे बी के साथ, फिर ए का निकालोगे सी के साथ, फिर ए का निकालोगे डी के साथ, फिर ए का निकालोगे ई के साथ, फिर ए का निकालोगे एफ के साथ डिस्टेंस। ये सारे डिस्टेंसेस आ गए। क्या मैंने सारे डिस्टेंस कवर कर लिए? क्या सभी तरह के डिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर चुके हैं? यस सर। नहीं, क्यों? बीसी कहाँ है? A to A। बीसी कहाँ है? बी का सी के साथ डिस्टेंस कहाँ है? बी का डी के साथ कहाँ है? बी का
ई के साथ कहाँ है, बी का एफ के साथ कहाँ है? क्या वो यहाँ था क्या? ये वाले डिस्टेंसेस इधर थे क्या? नो सर। है ना? अभी कवर होगा क्या सभी? नो सर। अभी क्या होगा? सी का डी सी का ई के साथ और सी का एफ के साथ। आप बोलोगे अरे ऐसा कैसे, अभी आपने सी का बी के साथ तो बताया ही नहीं, पर सी का बी के साथ डिस्टेंस में कैलकुलेट कर चुका हूँ। बीसी बोलूं या सी बी बोलूं बात एक ही है, इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया है, राइट? तो ये डिस्टेंस लगता नहीं है। फिर उसके बाद अगला डिस्टेंस और क्या आएगा? डी का ई के साथ, डी का एफ के साथ, एंड देन और क्या बच गया? ई का एफ के साथ डिस्टेंस भी बच गया। अभी इसमें सारे डिस्टेंसेस यूनिक है, आप कैरेक्टर फ्लिप करके भी देख सकते हो, कुछ नए ऐसा नहीं है कि जो रिपीट हो रहा होगा डिस्टेंस, चेक कर लो आप, राइट? तो ये जो मैंने बनाया है सबके डिस्टेंसेस निकाल लिए, राइट? ये डिस्टेंसेस मैंने सबके निकाल लिए। इतने ही पॉसिबल डिस्टेंस हो सकते हैं इन पॉइंट में, इससे ज्यादा कोई भी नहीं होगा, आप चेक कर लो, बोले इससे ज्यादा निकाल के बता नहीं सकते। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस मैट्रिक्स। हमको नहीं कैलकुलेट करना है मैन्युअली, हाँ, वो सब सिस्टम एक बार में कर देगा एक कमांड में, टेंशन नहीं लेने का। तो ये सारे डिस्टेंसेस निकाले हमने। अब ये सारे जो डिस्टेंसेस निकाले हैं, इन सभी डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जैसे ये 4 यूनिट हो सकता है, या 2 यूनिट हो सकता है, या 2.1 हो सकता है, या 2.3 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, ये वैल्यूज है सारी, राइट? तो अब हमको क्या करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में क्लोजेस्ट पॉइंट जो होंगे उनको निकाल के लाना है। अब इसमें से मान लो मेरे को ए और सी क्लोज पॉइंट मिला, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो था वो बहुत क्लोज था, एक दूसरे के बहुत पास पास थे, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट, मतलब बहुत कम था इनके बीच का डिस्टेंस। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो अगली स्टेप में, ये तो स्टेप नंबर 1 थी, स्टेप नंबर 1, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम था तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं कि ए और सी को एक साथ एक ग्रुप में मर्ज कर देते हैं, और उस ग्रुप का नाम रख दिया, लेट से एक्स रख दिया उस ग्रुप का नाम। एक्स मतलब क्या? ए और सी का कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे और इन दोनों पॉइंट की जगह आ जाएगा एक्स, देन बी, डी, ई एंड एफ। ये पहला राउंड हुआ, उसमें ये 2 पॉइंट मर्ज होके एक बन गया, यानी एक ग्रुप बन गया और बाकी रह गया। अब क्या होगा? तो अब वापस से डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अब क्या डिस्टेंस आएगा? सेकेंड राउंड में क्या डिस्टेंस आएगा? एक्स का डिस्टेंस बी के साथ, एक्स डी, एक्स ई, एक्स एफ, फिर उसके बाद बी डी, बी ई और बी एफ, एंड देन ई एफ, है ना? और कुछ तो नहीं बचा, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये जो सारे डिस्टेंसेस हैं, इन डिस्टेंसेस में हम फिर क्लोजेस्ट पॉइंट निकालेंगे कि कौन सी वैल्यू इन सब में सबसे छोटी है, किन का डिस्टेंस सबसे कम है। तो लेट से मेरे पास ये डिस्टेंस सबसे कम आ गया इसके और इसके बीच का, यानी बी डी डिस्टेंस सबसे कम आया, ये वाला डिस्टेंस सबसे कम आया। तो अगली स्टेप में क्या होगा? ये तो एक्स बना हुआ है और ये मिलके कुछ एक नया क्लस्टर बन जाएगा जिसको हमने लेट से वाई नाम दे दिया, और फिर ई एफ आ गया। कितने क्लस्टर हुए अभी हमारे पास? ये सेकेंड स्टेप हो गया। कितने क्लस्टर चाहिए थे आपको? हमको चाहिए थे 3। कितने क्लस्टर चाहिए थे हमको? 3 ग्रुप चाहिए थे, 3 क्लस्टर चाहिए थे, और कितने हैं हमारे पास? 2 नहीं, 1 2 3 एंड 4, यस 4 है हमारे पास। तो अभी कितने चाहिए आपको? 3 चाहिए। अब क्या करोगे? फिर से ये होगा, वापस से एक नेक्स्ट इटरेशन होगा, और नेक्स्ट इटरेशन में डिस्टेंस निकलेगा एक्स के साथ वाई का, फिर एक्स ई और एक्स है, फिर वाई ई और वाई एफ, एंड देन ई एफ। ठीक है? और अब हम फिर कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी लोवेस्ट वैल्यूज हैं, कौन सी सबसे कम वैल्यूज हैं। सपोज कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि ये डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस एक जैसा आ गया, तो क्या होगा? एक्स और एफ मिलके एक क्लस्टर बन जाएगा और वाई और ई मिलके एक क्लस्टर बन जाएगा।
ये अगली स्टेप में आपके पास हो जाएगा। आपको चाहिए थे 3 पर समाउ बन गए 2, हम कुछ नहीं कर सकते, डेटा ही ऐसा है, ठीक है। बट ऐसा भी होता है, अगर टाई हो जाता है तो ऐसा होता है, पर अगर सपोज टाई नहीं है तो ये x रहेगा और यहाँ पे हमारे पास f अलग रहेगा। तो एक क्लस्टर आपके पास ये रहा, एक क्लस्टर YE जो बना है नया क्लस्टर, उसका नाम कुछ आपको अलग रखना पड़ेगा। तो लेट्स से इसका नाम हमने रख दिया Z और ये F। तो ऐसे आपके पास 3 क्लस्टर हो गए। अब यहाँ पे कितनी रीडिंग है, यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। ऐसा भी हो सकता है। सर इसमें सैंपल और जो है मतलब पॉपुलेशन, उसमें एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं सर? सैंपल पॉपुलेशन मतलब मतलब पॉपुलेशन के मतलब ऐसे ये पॉपुलेशन ही है ना। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है, पूरा डेटा सेट आपके पास जो है, तो ये रहा डेटा सेट हमारे पास, ये तो पॉपुलेशन है। सर ये जो सेकंड स्टेज में जो आपने 2 क्लस्टर बनाए ना एक्स और वाई, सर वो भी किसी कंडीशन में मर्ज हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। अब अभी आपको एक ही क्लस्टर चाहिए तो आप अगला राउंड और चला दो उसका, एक अगला और राउंड चलाओगे तो वो मर्ज हो जाएंगे आपस में, क्योंकि वही 2 पॉइंट है। उन 2 पॉइंट का किससे कंपैरिजन करोगे, किसी से नहीं, तो वो 1 पॉइंट बन जाएंगे आखिरी में जाके। यस मतलब जितने इटरेशन लेते जाओगे, नंबर ऑफ क्लस्टर आपका बड़ा होता जाएगा और नंबर ऑफ क्लस्टर्स घटते जाएंगे और वो पहुंच जाएंगे 1 पॉइंट तक। ठीक है, सर समझ मतलब आ गया अगर इसमें? हाँ सर बोलो। एक चीज सर, जैसे 2 पॉइंट्स जो हमने, जैसे फर्स्ट केस में हमारा A और C हमने कनेक्ट किया, तो जो मतलब जहां जहां ये पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे ग्राफ में, तो उनको हम एक मतलब स्फेयर बना देंगे और फिर उससे डिस्टेंस मेजर करेंगे। हाँ हाँ, स्फीयर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, करेक्ट। ओके मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल सही हो भावना, कि अगर एक पॉइंट हमारे पास ये है A और दूसरा पॉइंट है हमारे पास B और आपने इसको मर्ज कर दिया और एक पॉइंट है कहीं D, तो आप ये बोल रहे हो कि ये जो नया बना है और ये जो बना है, इनका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो इनका डिस्टेंस, ये जो मर्ज हुए हैं, तो मर्ज होने के बाद अगला जो डिस्टेंस निकलेगा वो इसके सेंटर से निकलेगा, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस निकलेगा, अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो। AB के सेंटर से फिर अगला डिस्टेंस निकलेगा। यस सर, अच्छा सेंटर से इसमें निकलेगा। भी फिर अलग अलग तरीके, हाँ नहीं, इसमें भी उन अलग दोनों अलग पॉइंट्स के तरीके होते हैं। डिस्टेंस का एवरेज तो हम ले ही लेंगे, और मतलब वो सेंट्रल वैल्यू जो होगी उससे कैलकुलेशंस होंगी कभी भी। करेक्ट, वो अलग अलग तरीके होते हैं। ये एक तरीका होता है कि सेंटर से निकाल लो। कुछ लोग जो रहते हैं वो कॉर्नर से भी निकालते हैं, मतलब जो क्लोजेस्ट पॉइंट रहता है ये वाला डिस्टेंस भी निकालते हैं। कुछ मैकेनिज्म बोलते हैं यहाँ से भी निकालते हैं। कुछ जो रहते हैं फर्देस्ट पॉइंट से भी निकालते हैं। कुछ जो रहता है सेंट्रॉइड से भी निकालते हैं। तो ऐसा भी होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। सेंटर वाला मैं प्रेफर करता हूँ, बट अगेन डिपेंड करता है कि आपके कॉन्टेक्ट बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने के। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है, मतलब जैसे अभी ये तो एक क्लस्टर फॉर्म हो गया विच इज अ बिगर सर्कल, मतलब बिगर सर्कल और स्फेयर जो भी है, और उसके बाद जैसे हम दूसरे पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं अभी अगेन, मतलब जैसे अगर A और C हमने एक क्लस्टर बना दिया था, अब B और D का क्लस्टर बना है, तो अभी स्टिल उनकी कैलकुलेशन मतलब अच्छा अगेन 2 से स्फेयर हो गए, उनका सेंटर लेके भी हम कर सकते हैं। उनका सेंटर भी लेना पड़ेगा ना। अगर 2 बड़े बड़े क्लस्टर बन गए तो दोनों के सेंटर से निकाल लो, या दोनों के कॉर्नर से निकाल लो, या दोनों की एवरेज वैल्यूज से निकाल लो, जैसा आपको जम रहा है वैसा करो। ठीक है सर। यस सर। चलो, और कोई दिक्कत, और कोई क्वेश्चन? गणित समझ में आया कैसे चलता है इसके पीछे? सर इसमें भी कुछ ओवरफिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है क्या? मतलब जैसे अब हम क्लस्टर्स फॉर्म करते जा रहे हैं, एट वन पॉइंट इन टाइम तो सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स एक ही क्लस्टर में आ जाएंगे। करेक्ट, तो वो तो आपको चाहिए क्या वैसा? नहीं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा बीच में, राइट? तो वही वो अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया टाइप की जो चीज है वो हमको करना पड़ेगा कि ये जो अभी अपना ये जो प्रोसेस चला है क्लस्टर बनाने का, जो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, तो कहीं तो बीच में रोकना पड़ेगा ना उसको, यस सर, ताकि ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर
क्लस्टर्स हमारे पास आ जाए तो वो हमारे पास रहेगा। अभी उस पर भी मैं आता हूँ, बट ये हिरार्किकल क्यों है, ये समझ में आया इसका नाम हिरार्किकल क्यों है, क्योंकि ये हिरार्की में चले जा रहा है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की है, सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है और ये फिफ्थ लेवल है, तो ये इसलिए हिरार्किकल क्लस्टरिंग कहलाता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ, ये सिस्टम के लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? एक्सपेंसिव है या कुछ बड़ी बात नहीं, आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, कैसा होगा ये? तो कैलकुलेशन ज्यादा होंगे अगर हर एक जगह से हम लोग लाइक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। ज्यादा होंगे? पक्का बोल रहे हो? यस सर। कितने कितने डिस्टेंस कैलकुलेट होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मोटा मोटा? सर जितने एलिमेंट्स है उससे -1 है। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन हो रहे हैं। आप ये बोलो, ये देखो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट होते जा रहे थे, इतना डिस्टेंस पहले साइकिल में कैलकुलेट होगा। कितने ये 5 NCN 5? अरे वाह, वापस रिपीट करो, क्या बोला? सर NCN एनसीएन, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर है ना, ये आपने मतलब बाकी लोग इग्नोर कर सकते हैं अगर ध्यान नहीं है तो, बट आप याद करोगे तो 11 मैथमेटिक्स में सीरीजेस पढ़ी थी, क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल प्रोग्रेशन, बाइनोमियल सीरीज बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ी थी, तो पहली बार में 5 एलिमेंट्स है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फॉर्मूला क्या था? n+1/2, राइट? n मतलब नंबर ऑफ ये था, तो कितने एलिमेंट है वो देख सकते हैं। n+1/2 था या कुछ था, यही था हाँ शायद, एक एक का डिस्टेंस अगर हो तो। इसी तरह से अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ है 3 है, यहाँ है 2 है, 2 आना चाहिए था यहाँ पे, कहीं तो भी एक मिस किया है मैंने, और फिर उसके बाद 1 है। फिर यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे 3 2 1 है, राइट? तो उसका कैलकुलेशन आप बना सकते हो, मतलब कितने कैलकुलेशन हो रहे हैं। तो पहला साइकिल जब होगा तो पहले साइकिल में आपके पास इतने कैलकुलेशन होंगे, फिर दूसरा इटरेशन होगा तो फिर इतने कैलकुलेशन होंगे, फिर तीसरा इटरेशन होगा तो इतने डिस्टेंस कैलकुलेशन होंगे, चौथा होगा तो इतने डिस्टेंस कैलकुलेशन होंगे, पांचवें में और ज्यादा होंगे। तो ये चलता जाएगा। मतलब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि ये सिस्टम पे तो एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं, राइट? डिस्टेंस तो बहुत सारे कैलकुलेट होते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, है ना? अच्छा ये एक चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। अभी वो डिस्टेंस कैलकुलेट होते हैं, बस वो आपके दिमाग में मुझे डालना था। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कैलकुलेशन होता है। अब एक और चीज है, अब डिस्टेंस हम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ पता है क्या? डिस्टेंस कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस? अरे 9th मैथमेटिक्स या आवाज कट रही है आपकी इरशाद? डिस्टेंस एंड स्पीड से सर। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा पीछे जाओ, 9th मैथमेटिक्स से 11 मैथमेटिक्स जो भी है सर वो x2 - x1 प्लस हाँ वेरी गुड। ए बी डिस्टेंस कैसे निकालते हो? ए बी √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। ये सब जो है मैं सिर्फ आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, आपको इसमें से कुछ भी यूज नहीं करना है प्रैक्टिकली, मतलब लगाना कुछ भी नहीं है, ये सब पीछे पीछे चलते हैं एल्गोरिदम में, मैं तो आपको अंदर के मैथमेटिक्स बता रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस होता है, ऐसे तो निकालते हो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, राइट? तो यहाँ पे भी आपको जो डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और ये पहला डिस्टेंस ए बी आएगा, ए सी भी ऐसे निकलेगा, ए डी भी ऐसे निकलेगा बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बहुत सारी बार यहाँ पे लगेगा, बहुत सारी बार यहाँ लगेगा, बहुत सारी बार यहाँ लगेगा, एंड देन चलता जाएगा ये, उसको बोलते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस मेथड। समझ गए? अभी कोई डाउट है इसके अंदर? ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट होता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग में, और ऐसे के-मीन में भी हम लोग करेंगे, बट डिस्टेंस के बेसिस पे ही काम करते हैं आपके साथ, अनसुपरवाइज्ड वाले। समझ गए? अभी कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। सर हम इसमें मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं सर? डिस्टेंस कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं ऐसा? यस ये तो बताया था ना बाबा,
डिस्टेंस हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया? फीचर्स निकालने के लिए कि भाई पास पास के कौन से पॉइंट्स हैं, जो सिमिलर पॉइंट है उन्हीं को तो ग्रुप करोगे ना, जैसे ए और सी को आप ग्रुप करोगे। एंड देन हमने देखा था अगर ग्रुपिंग करनी है तो किसकी ग्रुपिंग करना पसंद करोगे? इन दोनों को ग्रुप करना पसंद करोगे ना, इसको ग्रुप नहीं करोगे, इसको इनके साथ नहीं जोड़ना पसंद करोगे क्योंकि ये दूर का है और ये एक जैसे फीचर है, एक जैसे हैं तो फिर वो एक जैसा बिहेव करेंगे, राइट? और पता कैसे चलेगा कि पास पास कौन है? तो पास पास तो तभी पता चलेगा ना कि जब डिस्टेंस निकालोगे कि भाई इनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है और इनके बीच का डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो कौन से पास पास हुए आपस में? ये दोनों पास पास हुए। ये दूर का है तो इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे क्योंकि पास पास वाले हैं। उसके लिए आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा उनके बीच में, है ना? थोड़ा सा ट्रिकियर हो सकती है चीजें, पर थोड़ा आप उसके साथ में रिवाइज करोगे, चीजों को बार बार देखोगे तो सब कंफर्टेबल होता जाएगा, एक एक करके एक एक करके। कोई जल्दी नहीं किसी भी चीज की, बट चीजें कंफर्टेबल होती जाएगी धीरे धीरे। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग दोगे इसमें तो बहुत अच्छी चीजें समझ में आती जाएगी। कोई बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है? अभी कोई डाउट हो तो पूछो, वरना हम लोग आज यही रुकेंगे। हायरार्किकल क्लस्टरिंग का थ्योरी पढ़ने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन और के मींस क्लस्टरिंग फिर हम अगली बार पढ़ेंगे। पर अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछो इतने में, नहीं तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, फिर अपना जो हैकाथन है उसके ग्रुप बना के भेजो मुझे, इस बार कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है, एंड देन क्या रिजल्ट आप लोग देते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। अगले वीकेंड पे अलग मिलते हैं वापस से। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। Thank you.